ये कहानी है एक डीमन स्लेयर की जो अपनी पावर्स को भूल चुका है, मगर उसे पावर्स याद दिलाने के लिए उसके पास आती है बहुत सारी बैडीज और काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आने वाला है। मगर उससे पहले आकाश और सवी, तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल का मेंबर बनने के लिए। रिंकू आई थी यूटो को उठाने के लिए क्योंकि ये बंदा बड़ा ही आलसी रहता है और दिन भर ऐसे ही सोते रहता है। यहाँ पे वो देखती है कि अभी भी सो रहा है, स्कूल जाने का टाइम हो चुका है, तो ये उसे उठाने की कोशिश करती है, मगर ये बंदा अश्लील होता है, ये अजीब अजीब हरकतें करने लगता है उसके साथ में, तो वो तुरंत ही दूर चली जाती है इससे और फिर अपने बिल्ली को ऑर्डर देती है जाओ, और फिर क्या था भाई, बिल्ली इसे चौको दे देती है। आगे हम देखते हैं कि इसे बिल्लियों से एलर्जी थी, तो ये छींक रहा होता है और कहता है कि तुम मेरे घर पे क्यों आई थी, तो बोलती है कि आज तुम्हारा बर्थडे है ना यार, इसलिए मैं तुम्हें उठाने के लिए आई थी, हैप्पी बर्थडे। हालांकि 7 साल पहले बर्थडे के दिन ही इसके माता पिता इससे बिछड़ गए थे और ये बात याद आ जाती है रिंको की कि अरे नहीं यार, मुझे ये बात इसके सामने नहीं बोलनी चाहिए थी कि इसके माता पिता बिछड़ गए हैं और इसका कुछ पिछला का मेमोरीज भी नहीं है। लेकिन वो कहता है नहीं कोई बात नहीं, मेरे पास ये चार्म है, मेरी ग्रैंडमा ने मुझे ये दिया था, बस मुझे इतना याद है, बस इसके अलावा और मेरे पास कोई भी यादें नहीं है। लेकिन वहां पे एक और बंदी रहती है, इसका नाम हिमारी रहता है, और जैसे इसके पास आती है तो अजीब अजीब हरकतें करना शुरू कर देती है, जैसे कि बिल्लियों की तरह इसे चाटना शुरू करती है और फिर उसकी दोस्तों से लेके चली जाती है। और यहाँ क्लास में ये अभी भी उसी ख्याल में खोया हुआ था कि भाई उसके तरबूज कितने ज्यादा बड़े थे। रिंको को तो बहुत गुस्सा आ रहा होता है सोच सोच के कि आखिर ये क्या सोच रहा है, हाँ मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। लेकिन यूटा कहाँ मानने वाला था भाई, वो तो सोच ही रहा होता है इसके बारे में। तभी उसका जो फ्रेंड रहता है वो आता है और फिर अचानक से इसे खींच के ले जाती है, लेकिन अचानक से इसके फ्रेंड को भी कुछ हो जाता है और वो छत पे लेके जाती है और कहती है तुम याद करो कहीं वो तुम्हारी फियोंसे वोंसे तो नहीं ना है, मतलब बचपन में तुम लोग की शादी वादी तो नहीं ना हो गई थी पहले से। तो कहता है नहीं मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, मैं तो कभी भी इसके बारे में नहीं जानता हूँ, मुझे बिल्कुल भी नहीं आया आइडिया है कि क्या हो रहा है। तब तक इनका जो फ्रेंड रहता है वही ऊपर आ चुका था और आने के साथ ही वो अजीब अजीब हरकतें कर रहा होता है और जोरदार एक डार्क मैजिक करता है, लेकिन भाई ये लोग बच गए थे और फिर ये टेंटिकल्स निकाल लेता है। तो हिमारी यहाँ पे आ चुकी थी। हिमारी कहती है मैं इसे देख लेती हूँ, लेकिन ये कहता है कि नहीं मेरे दोस्त को नुकसान मत पहुंचाना, वो एक ह्यूमन है। तो हिमारी बिल्कुल ऐसा ही करती है, वो उस मॉन्स्टर को मार रही होती है, ना कि इसके फ्रेंड को मार रही थी, और किसी तरीके से वो उसके मॉन्स्टर को बाहर निकाल देती है और उसे मार देती है और फिर वहां से चली भी गई थी। अब यूटा सोच रहा था रात भर कि आखिर ये सब चीज क्या हो रहा है, मैंने तो ऐसा पहले कभी भी नहीं देखा है और ये तो बहुत ही ज्यादा अजीब अजीब सी चीजें हो रही है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इस दुनिया में चल क्या रहा है। लेकिन एक बिल्ली आती है और वो घुस जाती है, ये कोई और नहीं हिमारी रहती है, असल में ये एक डीमन रहती है जो अपने आप को बिल्ली में ट्रांसफॉर्म कर सकती है। इस ताबीज के बारे में बताने लगती है कि तुम्हारी ग्रैंडमा ने जो तुम्हें ये ताबीज दिया है इसका प्रोटेक्शन अब खत्म हो चुका है। इसका मतलब ये है कि आज जो तुमने देखा वैसे ही बहुत सारे मॉन्स्टर्स या डीमंस कह लो वो तुम्हारे पीछे आएंगे तुम्हें मारने के लिए। नहीं तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं हूँ यहाँ पे यंग मास्टर तुम्हें बचाने के लिए। और ये सब चीजें बहुत अजीब रहती है। तब तक यहाँ पे आ चुकी रहती है रिंको और देख के चिल्लाती है। फिर सुबह क्लास में पता लगता है कि हिमारी इनकी नई बैचमेट आ चुकी है और ये सब चीज देख के तो ये रिंको को बहुत गुस्सा आता है कि यूटा बार बार उसी की तरफ ही देख रहा है, ऊपर से ये आके उसके साइड में ही बैठ जाती है, जो कि बहुत ही गलत बात रहती है और गुस्से में तो ये पेंसिल ही तोड़ देती है। फिर आगे हिमारी बताने लगती है कि कैसे ये लोग डीमन का वध करते थे पहले, मतलब इनके जो वंशज थे वो डीमंस को मारा करते थे। अब ये सोच रहा होता है कि यार कहीं मैं रेंगुकू का कोई क्लैन का मेंबर तो नहीं ना, मतलब दोस्त नहीं ना, कहीं तांजीरो भी मेरा दोस्त नहीं ना था, ओ माय गॉड। और फिर ये बताना शुरू करती है कि तुम्हारी जो ग्रैंडमा है उन्होंने एक कैट डीमन को छोड़ दिया था, तब से हम लोग तुम्हारे गुलाम हो चुके हैं। लेकिन ये सब बहुत पुरानी बातें हैं, ग्रैंडमा मतलब ग्रेट 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 ग्रैंडमा के बारे में बात हो रहा था। मगर यहाँ पे रिंको को ये सब चीज पसंद नहीं आता है, तो वो कहती है कि मैं इसे खुद ही संभाल सकती हूँ, चलो हम दोनों एक शर्त लगाते हैं, अगर मैं जीतती हूँ तो तुम इसके आसपास भी नहीं मंडराओगी। लेकिन यहाँ पे सब उल्टा पड़ चुका रहता है क्योंकि हिमारी उससे हर चीज में बेटर रहती है भाई, हर चीज में, लिटरली हर चीज में हरा देती है, बहुत ही बुरी तरीके से हरा रही होती है और कहती है कि तुम कुछ भी नहीं कर सकती हो, मास्टर को बचाने के लिए मैं हूँ। लेकिन यहाँ पे वो उसे कह देती है हो तो तुम एक डीमन ना। अब ये आराम से यहाँ ऊपर में बैठी हुई रहती है, तभी आता है यूटा, कहता है कि देखो रिंको के कहने का वो मतलब नहीं था। पर हिमारी को रिंको के बात का ऐसे भी कोई फर्क नहीं पड़ा हुआ रहता है, वो बस इससे ये पूछती है कि बताओ तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना है कि मैं एक डीमन हूँ जो कि तुम्हें खुद डीमन से बचा रही है, तो तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं ना। तो वो कहता है नहीं मुझे इसमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। यूटा बहुत ही साफ दिल का और नेक इंसान रहता है, तो वो ऐसे भी इसे कुछ नहीं बोलने वाला था। ये सब चीज सुन के हिमारी इमोशनल होकर कूद जाती है अपने मास्टर के पास और कहती है मास्टर आप सही में बहुत ज्यादा अच्छे हैं। अगले दिन रिंको आती है वापस से इसके घर पे और सोच रही होती है कि यार मैंने उसे कुछ ज्यादा बुरा वाला बोल दिया, मतलब वो डीमन है लेकिन मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था उसे। और फिर वो सोच रही होती कि माफी मांग लेती हूँ, छोड़ो मांग लूंगी तो छोटी थोड़े हो जाऊंगी, वैसे भी तो मेरा बहुत छोटा है उससे। और फिर वो जाती है माफी मांगने के लिए, लेकिन जो वो चीज देखती है वो चीज देख के इसके एकदम गुस्सा आ जाता है भाई, गुस्से से आग बबूला हो चुकी रहती है क्योंकि यहाँ पे वो लोग दोनों सोए हुए रहते हैं और बड़ा ही अजीब सा पोजीशन में सोए हुए रहते हैं कि मैं क्या बताऊं। इसके बाद तो भाई जो रिंको
और हिमारी के बीच में लड़ाई शुरू होती है बहुत ही भयंकर। टाइजो इंसिस्ट करता है कि चलो यार, हिमारी पहली बार हमारी क्लास में आई है तो चलो हम सभी लोग पूल पार्टी पे चलते हैं, बीच पे चलते हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और इसके लिए लिंचो भी हाँ कह देती है, क्योंकि हिमारी यहाँ पे नई नई आई होती है तो सबसे बढ़िया तो बीच पार्टी ही रहेगा। और ये तीनों अलग ही कंफ्यूज रहते हैं, यूटा को तो समझ ही नहीं आता है कि क्या होना है और क्या नहीं होना है। उसके नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि ये दोनों घर जा रहे होते हैं, जहाँ पे वो कहती कि मास्टर क्या आप मेरे साथ चलेंगे, मेरा स्विम सूट खरीदाने के लिए मेरी मदद करेंगे। तो कहता है कि भाई मैं क्यों जाऊंगा वहाँ पे, लेकिन कहती है कि नहीं नहीं मास्टर आपको आना ही पड़ेगा क्योंकि आप मेरे मास्टर हैं। और यही सब कहने के बाद वो वहाँ से भाग जाती है और ये कॉल करने वाला रहता है, लेकिन तब तक बारिश हो जाता है। फिर यहाँ पे किसी की आवाज़ आती है कि तुम डीमन स्लेयर मत बनना वरना तुम मारे जाओगे, और ये बात यहीं पे भूल जाओ, कभी भी डीमन स्लेयर मत बनना। ये सारी चीजें इसके दिमाग में आवाज आ रही होती है, लेकिन समझ में नहीं आता है कि भाई कौन यहाँ पे बात कर रहा है। अगले दिन ये बता देता है इन दोनों को। तो हिमारी तो अपना स्वॉर्ड लेके आई हुई रहती है और वो कहती है कि ये पक्का किसी डीमन का काम होगा, पक्का वो डीमन वर्ल्ड से यहाँ पे आ चुका है और वो आपके पीछे पड़ा हुआ है, तो मैं आपकी रक्षा के लिए हूँ। असल में ये लोग इसका स्विमसूट लेने के लिए ही जा रहे होते हैं, लेकिन रिंको कहती है कि तलवार लेके आने की क्या जरूरत थी, मगर वो कहती है कि नहीं, तलवार तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि मैं अपने मास्टर की रक्षा करूंगी, भले ही सिचुएशन कैसे भी हो, मेरी जान पे बनाए, लेकिन फिर भी मुझे अपने मास्टर की रक्षा करनी ही पड़ेगी क्योंकि हमारे क्लैन ने अब ये लोग स्टोर के अंदर आ चुके थे और भाई वहाँ तो सिर्फ स्विम सूट रहता है और यूटा को तो बहुत ज़्यादा शर्म आ रहा होता है। और यहाँ पे हिमारी पूछने की कोशिश कर रही होती है कि मास्टर कौन सा लिया जाए कौन सा नहीं लिया जाए, मगर ये तो कुछ बता ही नहीं रहा होता और रिंको तो एकदम साइड में आ गई रहती है। उसके बाद ये इसके मेलन्स को पकड़ने लगती है क्योंकि रिंको को तो जलन रहती है इसके मेलन से और उसे बहुत ही अच्छे तरीके से मसाज हो रहा होता है। और वो कहती है अच्छा मुझे पता चल गया तुम में कौन सा स्विम सूट ज़्यादा अच्छा लगेगा, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि कौन सा स्विम सूट ज़्यादा बढ़िया लगेगा। उसके बाद वो चेंज करके दिखाती है तो स्विम सूट काफ़ी भयंकर लग रहा होता है, मतलब यूटा के तो नाक से ही खून आने वाला रहता है, मगर वो अपने आप को किसी न किसी तरीके से रोक ही लेता है और रिंको को भी काफ़ी पसंद आता है। वैसे उसका मेलन काफ़ी ज़्यादा बड़ा रहता है हिमारी का। अब ये चुपचाप यहाँ पे बैठी हुई रहती है तो देखती है कि जो बाकी लड़कियां हैं उन्होंने मॉडर्न ड्रेस पहना हुआ है, तो वो सोच रही थी कि कहीं मेरे मास्टर को मॉडर्न ड्रेस वाली लड़कियां तो नहीं ना अच्छी लगती है, मैं यहाँ कहाँ पुराने ज़माने का किमोनो पहन के आई हूँ और कहीं मास्टर को तो वो वाला अच्छा नहीं ना लगता होगा। तो यही चीज़ के दिमाग में चल रहा होता है। तब तक ये आता है तो वो उससे पूछती भी कि मास्टर कहीं ऐसी बात तो नहीं ना है कि वो लोग मॉडर्न है इसलिए आप कहीं उन लड़कियों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो कहता है भग पगली कहीं की, ऐसा कोई भी बात नहीं है, चलो मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। असल में तुम्हारे ऊपर ये जापानीज पुराने कपड़े ही बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब ओल्ड फैशन वाले, अब चलो ये वाला स्विमसूट ट्राई करो। और वो खींच लेती है और कहती कि आप मुझे पहनाइए, अगर आप मुझे पहनाने से मना कर देंगे तो मैं आपके कान में मियाऊं कर दूंगी। अब यहाँ बेचारे के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है, लेकिन बाद में देखते हैं कि बढ़िया से रेडी होकर बाहर आ चुकी रहती है और भाई ये बाहर मतलब कमाल की लग रही होती है। ये पता नहीं स्विमसूट रहता है कि मॉडर्न वाला ड्रेस रहता है, लेकिन दोनों काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है और ये तो कुछ बोल ही नहीं पा रहा होता, पूरा शर्मा गया रहता है, कुछ भी नहीं बोल पाता है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है बीच का सीन, जहाँ पे जो टाइजो रहता है कहता है वाह वाह क्या मस्त मस्त खरबूजे हैं, मजा आ गया, तरबूजे भी हैं और वो देखो वहां पे मस्त मस्त चीज है, बहुत ज्यादा मस्त मस्त, क्यों मैंने सही कहा ना। और यहाँ पे तो भाई ये हमें डीमन को दिखाया जाता है, इसका नाम शिजुका रहता है और यही उतने दिन से इसका पीछा कर रही है और उससे बात भी यही करती है। तो ये डीमन यहाँ पे इसे मारने के लिए आई थी और ये वाटर टाइप डीमन रहती है। तो हिमारी तो पानी में जा ही नहीं रही होती क्योंकि वो बिल्ली रहती है और बिल्लियों को पानी पसंद नहीं है, लेकिन रिन को उसके लिए कुछ लेके आई रहती है, ये वाटर ट्यूब, इससे ये आराम से तैर सकती थी। लेकिन यहाँ देखो इसे डरा देता है और फिर कुछ हो जाता है भाई, कुछ टेंटिकल्स आ जाते हैं और टेंटिकल्स पकड़ के उसे अंदर ले जाते हैं। अब अंदर में क्या होता है कि वो उस डीमन को देखता है जिसका नाम शिजुका रहता है और शिजुका कहती है कि तुम्हारे फैमिली ने मेरी फैमिली को मार दिया था, जो कि 12 डीमन स्लेयर फैमिलीज में से एक थी तुम्हारी फैमिली। हमारी फैमिली ने तो कभी भी कुछ भी नहीं किया है, हमारी बिरादरी के लोग तो काफी अच्छे थे, लेकिन फिर भी तुम्हारे फैमिली के लोगों ने हमें मार दिया। अब इसका बदला मैं लेके रहूंगी, मैं तुम्हें मार दूंगी। मगर उतनी देर में हिमारी वहां पे आ चुकी रहती है और वही हमला कर देती है। अब दोनों डीमंस ही रहते हैं एक तरीके से, लेकिन यहाँ पे तो उसका पेट मॉन्स्टर भी रहता है और कुछ भी हिमारी कर नहीं पा रही होती, उसे बहुत बुरी तरीके से पकड़ लिया गया रहता है, वो कुछ नहीं कर पा रही होती है। मगर यहाँ पे हमारा यूटा रुकने वाला नहीं था, वो तो चला जाता है भाई उसे बचाने के लिए उस टॉर्नेडो में, और यहाँ पे ये भी पकड़ा गया था। भले यहाँ पे उसकी जान खतरे में रहती है, लेकिन फिर भी वो किसी ना किसी तरीके से बचाने के लिए आगे बढ़ता है। शिजुका कहती है कुछ फायदा नहीं होने वाला, ये इंसान है और ये इंसान तो यहीं पे मारा जाएगा, इसका कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा होता है, वो किसी ना किसी तरीके से हिमारी को बचा लेता है, मगर ऑक्सीजन कम था तो वो वहां पे बेहोश होने वाला रहता है। तभी अपना ब्लड निकाल लेती है और जब दो डीमंस का ब्लड टकराता है तो एक डीमन कंट्रोल नहीं कर पाता है, जैसे ही अपना टॉर्नेडो कंट्रोल नहीं कर पा रही होती है, क्योंकि अब उसमें हिमारी का ब्लड मिक्स हो चुका था, उसने अपना उंगली काट लिया था और फिर सीधे आके वह उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करके उसे मार डालती है। लेकिन अभी भी ये लोग जीत नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ पे चारों तरफ पानी है और जो शिजुका है वो एक वाटर डीमन है, तो वो बड़े आराम से यहाँ पे इन दोनों को मार सकती है।
और इसकी हालत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहती है। तभी जो यूटा रहता है वो कहता है कि रुको, तुम मेरे लिए अपनी जान खतरे में नहीं डालोगी। लेकिन वो कहती है कि आप मेरे मास्टर हैं, मुझे कुछ भी हो जाए मुझे आपको बचाना पड़ेगा। लेकिन वो कहता है कि नहीं, ऐसा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ यहाँ पे, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और अपना भी रक्षा करूंगा। पता नहीं शिजुका को यहाँ क्या होता है। वो कहती है मैं तुम लोगों से मिलने बाद में आऊंगी। वो वहाँ से चली जाती है और फिर बाद में दिखाया जाता है कि बाकी सारे डीमन से उससे पूछताछ कर रहे होते हैं कि बताओ, तुम्हारे पास उस डीमन स्लेयर को मारने का इतना अच्छा मौका था, तब तुमने उसे मारा नहीं, और तुम्हारा आइडिया क्या है? क्योंकि अगर उसने अपनी पावर्स को अवेकन कर लिया तो वो हम सभी डीमंस का नाश कर देगा। बस वो अकेला है लेकिन बहुत ज्यादा पावरफुल भी है। शिजुका कहती है कि तुम लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैंने उसके ऊपर अपना मार्क लगा दिया है, तो चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। जब यूटा नहा रहा था, अचानक से वहां पे शिजुका आ चुकी थी और ये देख के वो एकदम हैरान हो गया था, क्योंकि जो इसके हाथ है वो इसके छोटे छोटे अंगूरों के ऊपर रहते हैं। और वो कहती है कि आखिर ये तुम क्या कर रहे हो, बदतमीज इंसान कहीं के। और ये तो एकदम पूरा डर गया था, इसे पता ही नहीं रहता है कि आखिर ये क्या हो गया है। लेकिन इसके आने की जो आहट रहती है वो हमारी हिमारी को पहले से ही पता चल चुकी थी, इसलिए वो आती है तुरंत ही हमला करने के लिए। लेकिन वो पीछे हट जाती है और कहती है मैं यहाँ पे कोई लड़ने के लिए थोड़े आई हूँ, वैसे मैंने तुम लोगों से कहा था कि मैं अगली बार आऊंगी तो तुम लोग को मार दूंगी, मगर मैं लड़ने के लिए नहीं आई हूँ, मैं तो यहाँ पे तुम लोग के साथ बस रहने के लिए आई हूँ, मेरा इंटेंशन कुछ ऐसा नहीं है। और फिर ये देख पा रहा होता अपने ब्लड लाइन को, और वो कह रही होती है कि आखिर तुम कब तक अपनी पावर्स को कंट्रोल में रख पाओगे, बताओ मुझे, कब तक तुम अपनी डीमन स्लेयर पावर्स को अवेकन नहीं करोगे। तो ये कहता है कि मैं यहाँ पे किसी को मारने के लिए नहीं आया हूँ, मेरा किसी से भी कोई भी दुश्मनी नहीं है, मैं किसी को नहीं मारने वाला हूँ। और यहाँ पे अपने बचपन का इसे याद आ रहा होता है, असल में ये बेहोश हो गया था और यही सब सीन वो देख रहा होता है। और फिर ये दोनों कहती मास्टर, और उसकी दोस्त कहती है कि तुम ठीक तो हो ना। लेकिन वो कहता है अरे ये क्या, मैंने कपड़े कैसे पहन लिए। तब शिजुका बताती है कि इन दोनों ने तुम्हें कपड़े पहनाए। वैसे ये दोनों तुम्हें कपड़े नहीं पहना रही थी, पहले से ही बहुत कुछ इन लोगों ने देख के रखा है, बहुत ज्यादा ही क्या बोला जाए, बताने लायक नहीं है तुम्हारा तो और मैंने भी देखा था। और हिमारी कह रही होती है कि चलिए हम लोग इसे यहाँ से भगा देते हैं, मगर वो कहती है कि नहीं, मैं यहाँ से भागने के लिए बिल्कुल नहीं आई हूँ। और ये तुम्हारी आंखों को क्या हो गया, असल में एलर्जी के वजह से, कैट एलर्जी की वजह से इसकी आंखों में वैसा हो गया रहता है। मगर शिजुका कह रही होती है कि चलो ठीक है, तुम डीमंस को नहीं मारना चाहते हो, लेकिन मैं ये कैसे विश्वास कर लूँ। तब ये बोलता है क्योंकि सभी लोग मेरे दोस्त हैं, जो मुझे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता है मैं उसे आखिर मार के क्या करूंगा, कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है। यहाँ पे वो उसे समझाता है तो शिजुका वैसे तो समझ चुकी रहती है, मगर वो यहाँ पे एक गेम खेल रही होती है। असल में उसे तो ये अच्छा लग गया रहता है, तो उसे इसके साथ में रहना रहता है। तो वो कहती है ठीक है, मैं कुछ दिन रह के यहाँ पे ऑब्जर्व करूंगी तुम लोगों को, उसके बाद देखा जाएगा। शिजुका भाई बहुत ही अच्छा काम कर रही होती है, मतलब वो जो खाना बनाती है एक नंबर बनाती है, हिमारी को लगता है जहर है मगर कुछ नहीं होता है। उसके बाद तो वो घर का सारा काम करती है, मतलब इतना बढ़िया से वो काम कर रही होती है कि क्या ही बोला जाए, जैसे कोई रोबोट करता है। ये सब देख के तो जलन होगी ही, जाहिर सी बात है, हिमारी को बहुत ज्यादा जलन हो रही होती है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। और फिर क्या था, वो कहती है कि अगर तुम्हें हस्बैंड वाला ट्रीटमेंट चाहिए तो मैं तुम्हें वो भी दे सकती हूँ। लेकिन यहाँ पे तो गुस्सा आ जाता है रिंको को कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, ये सब तो अपनी लिमिट से बहुत ज्यादा आगे बढ़ रही हो तुम, ऐसा नहीं होना चाहिए। मगर वो कहाँ रुकने वाली थी भाई, वो तो एकदम पूरा मस्ती ले रही होती है। फिर जो हिमारी रहती है उसे तो बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि हाँ हाँ, और जानबूझ के भाई वो ऐसा कर रही होती है, हिमारी को जलन करवा रही थी। फिर ये गुस्से में जा रही होती है तो बीच रास्ते में ही इसे इसकी टीचर दिख जाती है, वही स्कूल वाली टीचर जो रहती है। वो कहती है कि अरे हिमारी तुम यहाँ पे, चलो मिली गई हो तो कैफे में चलते हैं, मस्त मजे से कॉफी वॉफी पिया जाएगा और मजा खाया जाएगा। फिर ये लोग जाते हैं तो ये लिज रहती है और ये बहुत ही अच्छे से बात कर रही होती है। ये कैफे रहता है मस्त वाला, लेकिन हिमारी को शक हो चुका रहता है कि ये कोई इंसान नहीं है, असल में ये एक डीमन है। और उस डीमन को भी पता चल चुका था कि ये भी एक डीमन है, उसका नाम लिज रहता है। तो दोनों एक दूसरे को घूरते जा रहे होते और असल में बात ये रहती कि ये भी यहाँ काम करने लगती है। कुछ दिन के बाद सभी लोग वहां पे जाते हैं हिमारी से मिलने के लिए, कैसा काम कर रही हो। और वो कहती है कि अब मुझे अपनी आइडेंटिटी छुपानी भी नहीं पड़ रही है, मैं अपने टेल और दोनों कानों को निकाल सकती हूँ। वैसे इसे एलर्जी रहती है बिल्लियों से, तो देख सकते हैं इसका मुंह कैसा यहाँ पे हो चुका रहता है, और इसे अपनी आइडेंटिटी भी नहीं छुपानी पड़ रही होती है। लेकिन इस बेचारी की हालत तो खराब हो जाती है। अब यहाँ पे ये तो भाई पता नहीं कहाँ से आ गया है, और ये कहती है कि मैं तो अपने मास्टर को ही सर्व करूंगी। लेकिन जो लिज होती है कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, यहाँ पे सभी लोग हैं, तुम्हें उन सभी को बराबर दर्जा देना चाहिए, सिर्फ एक अलग आदमी को नहीं। लेकिन वो कहती है अच्छा ऐसी बात है, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे काम कर रही है तो इसे अच्छे से काम करना पड़ेगा। और लिज जो रहती है वो तो पहले ही देख के समझ चुकी रहती है कौन डीमन है और कौन इंसान है, मगर पहले ही हिमारी वार्न कर देती है कि वो एक डीमन है वहां पे और उसका नाम लिज है, तो आप उससे थोड़ा सा बच के रहिएगा, क्योंकि ये एक डीमन स्लेयर होने वाला है फ्यूचर में, तो सारे डीमन से मारने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे लिज को ऐसा लग रहा होता है कि भाई ये सभी प्लान बना के यहाँ पे आए हैं मुझे मारने के लिए। लिज ऐसी वाली डीमन नहीं रहती है कि वो डायरेक्टली किसी को मार सके, उतना ज्यादा उसमें पावर नहीं है अभी फिलहाल के लिए, तो इसलिए वो एक चाल चलती है, वो सोचती है कि चाय में कुछ मिला दिया जाए वैसा वैसा वाला। लेकिन ये चीज जो रहती है वो हमारी हिमारी को पता चल चुकी थी,
वो उस चाय को ही काट डालती है पूरी तरीके से और कहती है कि इसने इस चाय में कुछ मिलाया है। तो वो कहती है कि नहीं नहीं, मैंने इसमें कुछ भी नहीं मिलाया, कुछ भी नहीं मिलाया पक्का। और फिर वहां से वो भागने लगती है जान बचाने के लिए, लेकिन सब अब भाग चुके रहते हैं इंसान। और यहाँ पे इन दोनों के बीच लड़ाई हो रही होती है। ये तो मारना भी नहीं चाहती थी मगर गलती से यहाँ पे लग जा रहा होता है। और फिर क्या था, ये हमला कर देती है मगर कुछ होता नहीं है। और फिर हमें ये पता चलता है कि ये लिस की रियल बॉडी नहीं है। असल में कुछ जो डीमंस रहते हैं वो अपनी रियल बॉडी अलग रहता है, जैसे कि कोई चाय का कप, क्योंकि ये यहाँ पे चाय वाली दुकान में काम करती है तो वही इसकी रियल बॉडी है और ये उसकी बस आत्मा है जिसके अंदर एनर्जी है और कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे वो कप तोड़ने के लिए जाती है मगर गलती से गिर जाता है और ये अब सोचती है कि इसका खेल खत्म, लेकिन यहाँ पे तो यूटा ने उस कप को बचा लिया रहता है। और ये देख के तो लिज भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि चलो वो बच गई, वरना तो अभी इसका खेल खत्म हो जाता तुरंत ही। मतलब इन डिमंस को मारना एक अलग ही तरीके का चैलेंज और आसानी भी आप कह सकते हैं। और वो कहता है कि मैंने देखा है यहाँ पे तुम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती हो, तुम यहाँ पे काफी अच्छे से काम करती हो और मुझे लगता है कि तुम काफी अच्छा कर रही हो। एक डीमन के जैसा नहीं, मतलब एक इंसान के जैसे काफी अच्छा काम कर रही हो तुम यहाँ पे। ये सब देख के उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और फिर क्या था भाई, दोनों के बीच में बहुत ही अच्छी अच्छी दोस्ती होने लगती है, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। और तीनों को जलन हो रही होती है कि आखिर ये क्या हो रहा है। अगली सुबह जब ये उठता है तो देख के हैरान होता है कि इन तीनों ने अपना क्या हुलिया बना के रखा है। सब लोग मेड वाले ड्रेस में रहते हैं क्योंकि इन्हें लग रहा था कि जो यूटा है उसे मेड वाली लड़कियां ज्यादा अच्छी लगती है, इसलिए उन्होंने ऐसा हल किया था। यूटा यहाँ सपना देख रहा था कि कैसे वो बचपन में एक बिल्ली के साथ सुनसान जंगल में वहीं पे पड़ा रहता है, मगर उसे इसके बाद का और कुछ भी याद ही नहीं आ रहा था। वो बस देख रहा था कि बारिश हो रही है और वो एक बिल्ली के साथ यहीं पे जंगल में ऐसे ही बैठा हुआ है। जब उसकी आंखें खुलती है तो वो देखता है कि ये क्या, इसने तो हिमारी के जो वाटरमेलन्स होते हैं उसे बहुत जोरों का पकड़ के रखा हुआ रहता है और सोचता है कि धक्तरी की इसके उठने से पहले ही हाथ हटा लेता वरना इसे पता लग जाएगा। मगर हिमारी कम चालाक थोड़े होती है, वो तो जगी हुई थी, जानबूझ के कर रही थी। फिर कहती है लगता है आपको बहुत ज्यादा पसंद है और उतनी देर में शिजुका भी नीचे से निकलती है। और ये सब देखने के बाद तो जो हमारी रिंको रहती है वो बहुत ही गुस्सा करती, कहती कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि ये सब चीजें उसे देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और फिर जब ये लोग बैठे हुए रहते हैं तो रिंको अब पूछताछ कर रही होती कि बताओ तुम दोनों वैसे क्यों थी। हिमारी कहती कि देखो ये मेरे मास्टर और मैं इनकी बॉडीगार्ड हूँ, तो मेरा वैसे रहना बनता है क्योंकि मुझे इनके क्लोज में रहना पड़ता है ना, इसीलिए मुझे पास में रहना पड़ता है। तो ये सब हो जाता है कभी कभार में। उसके बाद वो शिजुका से पूछती है कि तुम्हारा क्या है, तो कहती है कि मैं तो बस स्टडी कर रही हूँ इंसानों के ऊपर और कुछ भी नहीं। और यही सब चीज लेके बहुत कुछ हो रहा होता है। फिर यहाँ पे लिज भी आ जाती है और लिज को भी शायद पसंद आ गया रहता है ये, तो और दिक्कत वाली बात हो जाती है रिंको के लिए, तो क्योंकि अब 3-3 कॉम्पिटिटर्स है। अब रात में ये सोच रही होती है कि उनकी यादाश्त जा चुकी है। क्या ये ताबीज इतनी ज्यादा पावरफुल है कि उन्हें ये भी नहीं पता है कि वो अपनी डीमन स्लेयर पावर को अवेक कर सकते हैं। और उनकी यादाश्त अब पूरी तरीके से जा चुकी है। लगता है मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हिमारी यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्टेप उठाने के लिए चली जाती है। वो वापस से यूटा को उस गांव में ले आती है जहाँ पे उसका बचपन था, मतलब जहाँ बचपन में वो पला बड़ा था। और यहाँ पे वो बताने वाली थी कि मैं आपकी यादाश्त वापस लेके आऊंगी। तो अब यहाँ से ये लोग आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, जहाँ पे वो पहुंचता है सीधे अपने घर के पास। और यहाँ घर में उसे याद आ रहे होते हैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स। और ये काया रहती है, ये भी एक डीमन रहती है और हिमारी ने इसे यहाँ पे छोड़ा हुआ रहता है घर की रक्षा करने के लिए। काया देखती है कि ये क्या, ये दोनों इंसान यहाँ पे हैं, तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती है। मगर हिमारी उससे कहती कि अरे गुस्सा करने वाली कोई भी बात नहीं है, ये हमारे मास्टर है। लेकिन फिर भी वो कम नहीं होते, मगर फिर भी हिमारी उसे शांत करा ही देती है किसी न किसी तरीके से। और फिर हमें दिखाया जाता है 2 डीमंस को जो कि उनके ऊपर नजर बनाए थे आगे। अब वो जाती है और ग्रैंड पेरेंट्स को सम्मान देना शुरू करती है, क्योंकि उनकी तो मौत हो चुकी है बहुत पहले ही और इससे सब चीज याद आ रहा होता है धीरे धीरे। आगे हम देखते हैं वो कहती है कि मैं आपको याद दिलाने के लिए आई हूँ कि आप क्या थे। और फिर वो बहुत ही ज्यादा पास आ जाती है भाई, उसके गले पे ऐसे चाट लेती है। तो यहाँ पे वो अपने बचपन वाले सिनेरियो में पहुंच जाता है जहाँ पे वो देखता है कि ये सब चीज मुझे याद आ रहा है, मैं यहीं पे था और मेरे साथ हमेशा एक बिल्ली भी रहा करती थी। फिर उनके साथ रहने के लिए एक लड़की भी आई थी और यहाँ पे बचपन में ही किस हो चुका था बहुत पहले ही से। और ये बिल्ली कोई और नहीं बल्कि हिमारी रहती है। तो यहाँ पे अभी से सारी बातें याद आना शुरू हो चुकी रहती है धीरे धीरे करके, एक एक वर्ड। और ये भी पता चल गया था कि वो बचपन में काफी बार आया करता था। असल में तो वो कभी अकेला था ही नहीं, हिमारी हमेशा से ही इसके साथ थी बिल्ली वाले फॉर्म में। जब भी मुसीबत में पड़ता था तब वो आ जाती थी। लेकिन अभी तो एक डीमन आ चुकी है और ये डीमन देखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रही है। और आते के साथ बताती है कि ये एक एयर डीमन है और हमला करती है, लेकिन हिमारी भी उसे बचा लेती है। कहती कि चलो अच्छा हुआ मैंने अपने कपड़े आसपास में ही रखे थे, मैंने जल्दी से चेंज कर लिया और मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली हूँ। यहाँ पे वो
आई रहती है मारने के लिए यूटा को। इससे पहले कि वो अपनी डीमन स्लेयर पावर्स को एक्टिवेट करे, इससे पहले ही सारे डीमंस मिलकर इसे मारना चाहते हैं। मगर हिमारी तो यहाँ पे बचाना चाहती है, और हिमारी के साथ साथ और भी कुछ लोग होते हैं जो कि बचाना चाहते हैं हमारी यूटा को। मगर यूटा नहीं लड़ना चाहता था। हिमारी कहती कि अगर आप लड़िएगा नहीं तो ये सारे डीमंस एक के बाद एक आपके पीछे आते रहेंगे, ये लोग आना कभी बंद नहीं करेंगे जब तक आप इनसे लड़े ना। फिर तो इनकी लड़ाई भी शुरू हो चुकी रहती है और वो उसे भागने के लिए कहती है, लेकिन एक बड़ा सा डीमन आ जाता है। और ये वन आई वाला डीमन बड़ा ही खतरनाक रहता है क्योंकि इसकी लंबाई बहुत ज्यादा रहती है। हिमारी तो इसकी एक उंगली के बराबर भी नहीं है, बहुत ज्यादा छोटी है इससे। और सब लोग देख रहे होते हैं कि आखिर ये क्या हो गया है, आखिर ये सब क्या है, क्योंकि इतना बड़ा रहता है कि दूर से ही दिखाई दे रहा होता है। और तब तक यहाँ पे इनके ऊपर भी एक और वन आई वाला डीमन आ चुकी रहती है और ये भी हमला कर देती है। लेकिन वहां दूसरी तरफ तो रहती है शिजुका उन्हें बचाने के लिए, मगर यहाँ तो इसके ऊपर हिमारी ही बार बार इसे बचा रही होती है और वो भागने के लिए कहती है। ये भाग भी रहा होता है और सोच भी रहा होता है कि ये सब क्या हो रहा है, ये सब मेरी वजह से हो रहा है क्या, ये सारी लड़ाई ये सब मेरी वजह से हो रहा है, तो मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और यहाँ पे भाई बहुत खतरनाक तरीके से हिमारी मार खा रही होती है, लेकिन बीच में ये आ जाता है और ये पूरा कट इसके ऊपर आ जाता है। ये सब देख के तो हिमारी एकदम आग बबूला हो जाती है और कहती कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैंने वादा किया था कि मैं मास्टर को बचाऊंगी, लेकिन देखो धीरे धीरे करके हिमारी का अंदर का डीमन सही में जागने लगा था। वो अपने रेज मोड में आ गई थी और कहती उन डीमंस को कि अब तुम दोनों में से कोई भी यहाँ पे नहीं बचने वाला। एक का तो हाथी काट देती है और दूसरे को भी मारती है बहुत ही ज्यादा भयंकर वाला। इससे पहले कि वो मारती, ये बीच में आ जाता है और उसे बचा लेता, कहता है कि नहीं हिमारी होश में आओ, मैं किसी भी डीमन को नहीं मारना चाहता हूँ, सभी लोग हमारे दोस्त हैं, बेमतलब का मैं किसी को नहीं मारना चाहता हूँ। मगर वो कहाँ रुक रही थी, उसके बाद क्या होता है कि एक बहुत ही ज्यादा तेज रोशनी यहाँ पे चमकती है और सब लोग देख के हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये कौन सी डिवाइन लाइट है, क्योंकि ये जो लाइट होती है बहुत ही ज्यादा होती है, बहुत बहुत। शिजुका देखती है यहाँ तो बहुत बड़ा होल हो चुका और ये दोनों यहाँ बेहोश पड़े हुए रहते हैं। और फिर उसके बाद वो कुछ कर रही होती है, अपनी वाटर एनर्जी से वो हील कर रही होती है, मगर हील करने का तरीका इतना ज्यादा गजब का रहता है कि हिमारी चिल्लाने लगती है कि आखिर ये तुम क्या कर रही हो। असल में वो यूटा के ऊपर बैठी हुई रहती है और पूरे कपड़े इसने निकाल दिए रहते हैं। और फिर वो हिमारी को समझाती है तो हिमारी यहाँ पे समझ भी गई रहती है, लेकिन उसे गुस्सा बहुत जोर का आ रहा होता है कि आखिर ये यहाँ पे देखो क्या कर रही है, क्योंकि इसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ना कि इसके अलावा यूटा किसी और के साथ ऐसा करे। लेकिन वो तो बेहोश था। और फिर बाद में यहाँ पे काया कहती कि यार तुम तो काफी कमाल के बंदे हो, लेकिन तुम्हें मर ही जाना चाहिए था। अगर तुम वहां पे मर जाते तो बहुत ज्यादा अच्छा होता मेरे लिए, क्योंकि ये एक डीमन है और वो एक इंसान है, तो जाहिर सी बात है नफरत तो करेगी। लेकिन ये सारी बातें यहाँ पे रिंको भी सुन लेती, उसे गुस्सा तो आता और कहती है कि ये चिंता करने की बात है, आखिर ऐसा कैसे हो गया। और फिर बहुत कुछ होता है इनके बीच में और तब पता लगता है कि इन्होंने एक डीमन को पहले से ही पकड़ के रखा हुआ रहता है। यहाँ शिजुका बताना शुरू कर देती है कि हर डीमन अच्छा नहीं होता है, मतलब कुछ मेरे जैसे होते हैं जो कि समझदार होते हैं और कुछ इन लोगों जैसे होते हैं जो कि आज भी सोचते हैं कि डीमन स्लेयर्स उन्हें मारेंगे। हाँ ये बात सच है कि डीमन स्लेयर्स मारते हैं, मगर मुझे नहीं लगता है कि हर कोई मारता है। और फिर वो इसके फैमिली का इतिहास बताना शुरू करती है कि 12 डीमन स्लेयर फैमिली में से सबसे ताकतवर पावर जिसके पास है वो यूटा की फैमिली के पास है, और इसे ब्राइट लाइट भी कहा जाता है या फिर लाइट ऑफ फेरी भी कहा जाता है। और ये पावर बहुत ही ज्यादा गजब की रहती है। अगर आपके ब्लड लाइन में ये पावर कैरी फॉरवर्ड होते आ रही है तो भले आप कुछ भी ना करें, भले आपको कुछ भी ना आता हो, लेकिन आप सब चीज सीख जाएंगे धीरे धीरे करके। लेकिन ये पूछने लगता है कि क्या हिमारी सेफ रहेगी, और उसी के बारे में पूछने लगता है। तो इसी बात पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है रिंको को, और देख सकते हैं कितनी बुरी तरीके से उसे मारा जा रहा होता है, क्योंकि ये अपनी चिंता नहीं कर रहा था, ये हिमारी की चिंता कर रहा था। और फिर ये हिमारी की चिंता कर ही रहा था क्योंकि वो डिप्रेस लग रही थी, क्योंकि ये इसे बचा नहीं पाई थी, इसीलिए ये बात करने के लिए तो यहाँ पे आ गया रहता है इससे। और फिर वो माफी मांग रही होती कि मेरी वजह से यंग मास्टर आपको ये सब झेलना पड़ा, अगर मैं इतनी स्ट्रांग होती तो आपको बचा लेती। मगर वो कहता है कि नहीं, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, और वैसे भी तुम तो हो बहुत ही ज्यादा अच्छी। तो यहाँ पे हिमारी के दिमाग में एक बहुत ही अच्छा आइडिया आता है। वो सोचती है कि क्यों ना मैं इनकी लाइट फेरी पावर को एक्टिवेट कर दूं, इन्हें पूरी तरीके से एक डीमन स्लेयर में बदल दूं, क्योंकि अभी ये एक नॉर्मल इंसान है, भले इसकी पावर आउट ऑफ कंट्रोल है, लेकिन आपने देखा था कि वो पावर कितनी ज्यादा थी। और ये भी यहाँ पे खुश हो जाता है, कहता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, ये तो एक बहुत ही ज्यादा बढ़िया आइडिया है। अगर ये मेरी पावर को अवेकन करने में मेरी मदद करेगी तब मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाऊंगा और फिर मैं हिमारी को बचा पाऊंगा। ये दोनों एक दूसरे को बचाने के बारे में सोच रहे थे। और फिर बाद में हमें दिखाया जाता है कि वो जो दूसरी डीमन थी वो भी यहाँ पे आ चुकी थी और कहती है कि तुम उस डीमन स्लेयर से कह देना कि ज्यादा दिन तक उसकी बिल्ली उसे बचा नहीं पाएगी, एक बार उसने बचा लिया तो क्या हर बात हो ना बचा पाएगी, हम लोग उसके लिए वापस जरूर आएंगे, और अब तो और भी बहुत सारे डीमंस आएंगे। और ये कह के वो उन सभी को धमका के वहां से चली गई रहती है। और फिर ये बता रहा होता है कि यार मुझे वैसे तो कुछ भी याद नहीं है, लेकिन बस मुझे इतना याद है कि तुमने मुझे यहाँ पे किस किया था बचपन का, वो बात उसे बताने लगता है। तब वो कहती है कि नहीं वो मैं नहीं थी, मैं तो पहली बार अपने ह्यूमन फॉर्म में आपके पास तब आई जब आप अपने स्कूल जा रहे थे। ये सुन के इसे हैरानी होती है और कहता है कि क्या
क्या वो तुम नहीं थी जिसे मैंने बचपन में किस किया था पहली बार? तो कहती कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये तो पूरा एकदम हैरान हो चुका था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि इसे लग रहा था कि वो पक्का हिमारी होगी, मगर नहीं। बाद में हम देखते हैं कि अपने टाउन वापस आ गया होता है, जहाँ पे शिजुका इसे ट्रेनिंग दे रही होती है, मगर बंदे की हालत काफी खराब होती है। बताओ ये क्या ही एक डीमन को ऐसे हराएगा? ऐसे तो नहीं हरा पाएगा। फिर शिजुका उससे कहती है कि तुम्हारी मदद के लिए मैंने पहले से ही कुछ लोगों को बुलाया रहता है, और वो लोग कोई और नहीं रहते हैं बल्कि वो लिज और रिनको रहते हैं। पता नहीं रिनको कैसे मदद करेगी, लेकिन अब थोड़ी देर में वो दोनों यहाँ पे आ चुके थे। और फिर तो क्या था भाई, जो लिज रहती है वो बहुत ही ज्यादा चिपकू टाइप की रहती है, क्योंकि उसे भी पता चल गया था कि वो यूटा को पसंद करती है। इसीलिए तो भाई वो यूटा से एकदम चिपकने की कोशिश करती है, मगर ये तो अलग ही सीन रहता है। अब यहाँ पे रिंको को लग रहा होता है उसके बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हो गए, क्योंकि ये देखो ये क्या हरकतें चल रही है यहाँ पे। ये लोग इसकी डीमन स्लेयर पावर को अवेकन करना चाहते थे, और इसके लिए लिस के पास एक बहुत ही बेहतरीन आइडिया रहता है, और वो आइडिया मैं आपको अभी दिखाता हूँ। जैसे कि जो लिज है वो उसे पकड़ के उछाल देती है हवा में, फिर ये गिरता है तो जाके उसके मेलन्स को ही पकड़ लेता है, जहाँ पे इसे कुछ हो जाता है। फिर तो भाई ये लोग पता नहीं क्या क्या करने लगते हैं। इतना नहीं, ये भी पीछे से आ जाती है, और ये सब चीज देख के रहा नहीं जाता है तो रिंको भी आ जाती है, क्योंकि उसे लगता है कंपटीशन बढ़ जाएगा। लेकिन तब तक ये आ गई रहती है। हिमारी आके कहती है कि मास्टर, मैंने तो सोचा था कि आप यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे होंगे, इसलिए मैं आपको देखने के लिए चली आई। लेकिन अब देखने से ऐसा लग रहा है कि ट्रेनिंग कुछ ज्यादा ही बेहतरीन चल रही है, और यहाँ वो बहुत ज्यादा गुस्से में रहती है, और तीनों के तीनों की हालत एकदम खराब रहती है कि अब भाई अब तो हम तीनों यहाँ पे गए। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि कुछ दिन बीत चुके रहते हैं, लेकिन अभी डीमन स्लेयर वाला कोई भी बात वो उससे कर नहीं रही होती, चुपचाप नॉर्मल शांत रहती है, और ये भी काफी खुश रहता है। और ये मन में सोच रही होती है कि मैं एक डीमन हूँ और मास्टर एक ह्यूमन है, लेकिन क्या हमारा रिलेशनशिप ऐसे चलेगा? तब तक कोई और भी वहां पे आ चुका रहता है, और ये अपना नाम क्यूसू बताती है, और ये भी 12 डीमन स्लेयर फैमिलीज में से एक है। और ये देख के वो एकदम हैरान हो जाता है कि ये कौन है, और फिर ये बोलती है कि चलो तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें यहाँ पे लेने के लिए आई हूँ। लेकिन यहाँ पे तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये क्या बड़बड़ा रही है, और ये आखिर अचानक हमला कैसे कर सकती है हमारे ऊपर में, क्योंकि देखो हिमारी भी इतनी स्ट्रांग नहीं रहती है, और ये बहुत ज्यादा खतरनाक लड़की रहती है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा दम रखती है। इसने अपने डीमन स्लेयर पावर को अवेकन कर लिया है, और वो कहती है कि चलो मैं तुम्हें लेने के लिए आई हूँ यूटा, तुम भूल गए क्या मुझे? क्या मैं तुम्हें बिल्कुल भी याद नहीं हूँ? तो वो कहता है कि क्या तुम बोल रही हो, क्या हम पहले कभी मिले हैं? तो वो कहती है कि हाँ, हम लोग पहले भी कभी मिले हुए हैं, बहुत दिन हो गया। तुम्हें याद है ना, तुमने मुझे किस किया था बचपन में? तो वो कहता है कि क्या, लेकिन मुझे ऐसा कुछ भी याद नहीं है। तो कहती है लगता है तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा। उसके बाद करके क्या था, वो धीरे धीरे आगे बढ़ती, हमला करती हिमारी, लेकिन ये क्या, वो तो अंदर बच के इसे ही फंसा लेती है टॉर्नेडो के अंदर में, और कहती है कि मैं तुम्हें ऑर्डर दे रही हूँ कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, लेकिन रुको उससे पहले किस कर लेती हूँ, बहुत ज्यादा दिन हो गया, तुम मेरे हस्बैंड हो, हमारी शादी बचपन में ही फिक्स हो गई थी, बहुत पहले ही, क्योंकि ये अलग ही रिवाज इनका चलते आ रहा है। और फिर वो किस करती है, और इसे बहुत शर्म आ जाती है, वो फिर से किस करती है, जानबूझ के हिमारी को दिखा रही होती है, और वो कहती है कि वाह मैंने 3 बार किस कर लिया, मजा ही आ गया। चलो ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है। वैसे मैं तुम लोग को अपना होटल का नंबर दे रही हूँ, अगर तुम दोनों में से किसी को भी वहां पे आना हो तो तुम दोनों बेझिझक वहां पे आ सकते हो। और जानबूझ के हिमारी को जला रही होती है, और बताती है कि अगली बार मैं आऊंगी तो यूटा को जरूर अपने साथ लेके जाऊंगी, और यूटा तुम इस डीमन को मार दो, अगर तुम नहीं मारोगे तो मैं इसे मार दूंगी आके। और फिर वो गायब हो जाती है। यहाँ पे सभी डीमंस बात करने लगते हैं कि क्यूशू वहां पे आ चुकी है, और वो 12 डीमन फैमिलीज में से सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, जो कि डीमन स्लेयर फैमिली है, और वो कमजोर भी है एक तरीके से। लेकिन जो क्यूशू है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, अपनी फैमिली को उसने बहुत ज्यादा स्ट्रांग बना लिया है। ये सारी बातें यहाँ पे तो शिजुका भी सुनती है, मगर वो कहती है कि तुम लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लो, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि यूटा भले अपनी पावर को अवेक कर भी लेगा, लेकिन फिर भी वो हम पे हमला नहीं करेगा। आगे हमें दिखाया जाता है कि इसकी मदद गवर्नमेंट भी कर रही थी, क्योंकि यहाँ पे कुछ सुपर नेचुरल पावर वाले लोग रहते हैं, और एक सुपर नेचुरल ऑर्गेनाइजेशन भी रहता है जो कि डीमंस को मारता है। डीमंस की भी अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि इन लोगों को मारती है। वैसे तो सालों से दुश्मनी चलती आ रही है इन सभी लोगों की, मगर यहाँ पे हम देखते हैं कि क्यूशू जाती है तो एक डीमन उसका पीछा करता है, मगर ये अपनी मॉम से बात करते करते जाती है, और भाई उस डीमन को ऐसे ही खत्म कर देती है। दूसरा वाला आता है तो उसे भी खत्म कर देती है, क्योंकि यहाँ पे इसका इंतजार कर रही थी शिजुका, और शिजुका के आने का एहसास तो इसे हो ही गया था। और शिजुका से ये कहती है कि मैं तुम्हारा मार मार के ऐसा भूत बनाऊंगी ना कि कोई भी तुम्हें पहचान नहीं पाएगा। लेकिन शिजुका बहुत शांत दिमाग की रहती है, और वो पहले से ट्रेंड रहती है, और उसे पता भी रहता है कि उसे क्या करना है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग डीमन है। अब फिर वो अपना रियल फॉर्म दिखाती है, और यहाँ पे ये भी हमला करती है। दोनों के बीच में वाटर और फायर का कॉम्बिनेशन रहता है, तो देख सकते हैं लड़ाई बहुत ही जबरदस्त होती है। क्यूशे ने उसे पूरा जला दिया रहता है, और वो सोच रही थी कि इस डीमन को हराना तो एकदम बच्चों का खेल है, इसे तो मैंने यूं ही ऐसे हरा दिया। मगर नहीं, शिजुका इतनी आसानी से हारती नहीं है, क्योंकि वो एक वाटर डीमन है, वो तो पहले ही वहां से हट चुकी रहती है, मतलब वो उसका एक क्लोन रहता है।
और ये कहती है कि हाँ, तुम ताकतवर तो हो, मगर इतनी भी ज्यादा ताकतवर नहीं कि मुझे यहाँ पे हरा सको। ये सुन के तो क्यूशु को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उसके बाद क्या था, वो अपना एक बहुत ही खतरनाक अटैक इसके लिए रेडी कर देती है और फिर ये भी हमला करती है और दोनों के बीच में होता है एक बहुत ही जोर का टकराव। लेकिन यहाँ पे ये क्या, शिजुका हार जाती है। लेकिन हारने के बाद वो बोलती है कि हाँ, तुम 12 फैमिलीज में से सबसे ज्यादा कमजोर वाली हो और मुझे नहीं लगता है कि मुझे हराने के लिए इतना ज्यादा काफी रहेगा। जब वो ये बात क्यूशु को बोलती है तो इसे इतना गुस्सा आता है जोर का कि वो जोरदार हमला करती है, मगर कुछ होता नहीं, वहां पे आग लग जाती है बहुत ही भयंकर वाली। लेकिन उससे पहले ही शिजुका वहां से हट चुकी थी। टीवी में भी ये न्यूज आ जाता है कि अपार्टमेंट के सामने वैसा वैसा आग लगा हुआ है। और ये बात तो पहले से ही यूटा को पता रहता है कि क्यूशु कहाँ रहेगी, तो वो भी सोच रहा होता है यही बात। और यहाँ पे ये सोच रही थी कि हाँ, सबको लगता है हमारी फैमिली 12 फैमिलीज में से सबसे ज्यादा कमजोर है, इसलिए वो हमें चिढ़ाया करते थे। लेकिन अब मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ। असल में 12 फैमिलीज के बीच भी अपना एक अलग ही लड़ाई होता है कि कौन टॉप पे रहता है। वैसे तो यूटा की फैमिली टॉप पे है और इसकी फैमिली सबसे नीचे है, लेकिन ये अपनी फैमिली को टॉप पे लाना चाहती है। और इधर तो हिमारी को नींद ही नहीं आ रही थी, इसलिए वो उठ के चली जाती है और कहती है कि मास्टर मुझे किस चाहिए, आप मुझे दे दीजिए, वरना वो मैं सोचते रहूंगी बार बार उस चीज के बारे में, मास्टर प्लीज मास्टर। और वो बार बार विनती कर रही होती है और ये काफी शर्मा गया रहता है। कहता है कि नहीं, अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें किस चाहिए तो मैं तुम्हें गाल पे किस दे देता हूँ। और फिर वो पास आता है, लेकिन वहां कोई आवाज आता है, रिंको का आवाज आ जाता है वहां पे। तो क्या होता है कि दोनों एकदम से हड़बड़ा गए रहते हैं यहाँ पे। और फिर ये अपना मुंह इधर करती है तो लिप पे किस हो जाता है और बहुत ही बढ़िया हो जाता है। फिर ये पीछे भाग जाता है और ये पूरा खुश हो जाती है। रिंको आती है, कहती है कि आखिर ये तुम क्या खाना खा रहे हो अभी तक। और फिर ये तो पूरा गले लगने लगती है। रिंको को पता ही नहीं रहता है कि आखिर उसने क्या किया है। उसने अपने सबसे बड़े दुश्मन की एक बहुत ही अच्छी वाली मदद कर दी है, जो कि उसे खुद नहीं पता रहता है कि आखिर उसने किया क्या है और ये मेरे साथ इतना ज्यादा चिपक क्यों रही है। हाँ, दूसरी तरफ में क्यूशु को दिखाया जाता है, जो सोच रही थी कि भले तुम मुझसे कहीं भी भागने की कोशिश कर लो, लेकिन मैं तुम्हें पकड़ के ही रहूंगी। मैं उन सारे डीमंस को मार दूंगी और फिर तुम्हारी शादी मुझसे होगी। उसके बाद हम लोग मिलके सबको खत्म कर देंगे। यूटा, तुम मुझसे कहीं भी छुप नहीं सकते। क्यूशु सोच रही थी अपने बचपन की बात, जहाँ पे उसे पहली बार बताया गया था कि किस तरीके से उसे यूटा से मैरिज करनी है। लेकिन उस वक्त तो सोच रही थी कि ये रोंदू पोंदू सा बच्चा जो है कितना ज्यादा भोंदू सा है, इससे आखिर कौन ही यह चिपकेगा। लेकिन वक्त के साथ साथ उसे पता चल गया कि यूटा बहुत ही ज्यादा बढ़िया था, लेकिन और भी कुछ ख्यालात थे। और यहाँ पे ये लोग बता रहे थे कि कैसे इनके पास भी अपना एक अलग से सर्च मैकेनिज्म है, जहाँ पे ये क्यूशु के बारे में पता कर सकते हैं। जैसे हमारी दुनिया में गूगल है, इनके पास भी गूगल रहता है। तो ये लोग सर्च कर रहे होते हैं उसके बारे में बहुत कुछ पता चल रहा होता है कि भाई वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, उसकी फैमिली काफ़ी खतरनाक हो चुकी रहती है। और इनको भी सोच रही होती यहाँ पे, लेकिन रुको एक सेकंड, यहाँ पे आ चुकी रहती शिजुका और वो कहती है कि मास्टर आप ऐसे लोगों से नहीं लड़ेंगे। हाँ, और वो भाई इन लोगों को गुस्सा दिला रही होती है। फिर इनको कहती है कि आखिर तुम्हारा उसके साथ क्या रिलेशन है। तो वो बोलता है कि मेरा उसके साथ मैरिज फिक्स हो गया है। ये सुन के उसे और भी गुस्सा आता है रिंको को, लेकिन वो कहता है कि अरे यार बचपन में हो गया था, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, मैं नहीं जानता हूँ इसके बारे में, बिल्कुल भी नहीं जानता हूँ। तब तो भाई रिंको उसे बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली थी। वो कहती है कि अब मैं तुम्हें बताती हूँ, तुमने हमसे ये बात छुपाई। लेकिन वो कहता है मुझे नहीं पता थी। और फिर भाई बहुत यहाँ पे क्यूशु आ चुकी रहती है और सब लोग एकदम तैनात हो गए रहते हैं कि यार ये क्या, ये तो यहाँ पे सचमुच में आ चुकी है। और सब लोग एकदम रहते हैं कि अब कब हमला हो जाए तो ये लोग भी हमला करेंगे उसके ऊपर में। मगर क्यूशु लड़ने नहीं आई रहती है, वो तो यहाँ पे बात करने के लिए आई रहती है कि तुम मेरे साइड में आ जाओ, अगर तुम मेरे साइड में आ जाओगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे मैं तुम्हारी वाइफ बनने वाली हूँ, तो तुम्हें मेरे साइड में आ जाना चाहिए। और तुम्हें तो पता है कि हमारी फैमिली डीमंस को मारती है, तो तुम्हें इन सभी को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि तुम भी एक डीमन स्लेयर हो। मगर वो नहीं छोड़ने के लिए रेडी रहता है, बिल्कुल भी रेडी नहीं रहता है। मगर क्यूशु से समझा रही होती है कि देखो आखिर तुम्हारा यही काम है। और वो लोग भी हथियार लेके तैनात रहते हैं कि कब मार देंगे। फिर वो उसके क्लोज आती है और बताती है कि हमने तो पहले भी किस किया है ना, तो तुम आखिर इतना शर्मा क्यों रहे हो, हाँ बताओ इन सभी लोगों को। लेकिन तब तक हिमारी भी आ चुकी रहती है और वो बताती है कि मैंने भी किया है, इसमें कौन सा बड़ा बात है, अरे हम दोनों तो साथ में सोते भी हैं, आखिर इसमें कौन सी बड़ी बात है। और फिर ये सुन के तो सब लोग हैरान हो चुके रहते हैं और फिर धीरे धीरे ये भी पीछे हटने लगता है। तो यहाँ पे इसे यकीन हो चुका रहता है कि इतनी आसानी से ये मेरे चंगुल में नहीं आएगा। तो वो कहती है कि ठीक है, फिलहाल के लिए तो मैं यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन बाद में हम दोनों ज़रूर मिलेंगे। और फिर बाद के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे ये अपनी मॉम से बात करते हुए वो कह रही होती है कि हाँ हाँ बिल्कुल भी चिंता मत करिए, वो हमारे चाल में ज़रूर फंसेगा। आखिर हमारी मैरिज हो के ही रहेगी, क्योंकि इन्हें चाहिए रहता है एक ऑफस्प्रिंग जिसके पास लाइट और डार्क दोनों की पावर है। इसके पास तो डार्क पावर है। और बाद में हम देखते हैं कि ये सोच रहा होता है उसी चीज़ के बारे में कि क्या हो रहा था उस दिन। फिर एक बॉल आके लग जाती है और सीधे ये तो मस्त हमारी गोद में लेटा हुआ रहता है, इसे पता भी नहीं लगता, बाद में जब उठता है तब पता लगता है।
तो यहाँ वो बोलती है कि देखिए मैं आपकी बस सर्वेंट हूँ, मेरा काम है आपको बचाना, मेरा काम ये नहीं है कि मैं इंटरफेयर करूँ कि आपको उससे मैरिज करनी है या फिर नहीं करनी है, ये आपके ऊपर है पूरा, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन वो कहता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता है कि ये करना बिल्कुल भी ठीक रहेगा, अगर मैं ऐसा करूँगा तो मैं तुम सभी लोग को धोखा दूंगा, मेरा काम है तुम सभी लोग को साथ में लेके चलना, और ऐसे भी क्या फ़ायदा। तो वो बताती है कि आपको क्या क्या करना है, और ये सब सुन के तो वो काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाता है कि क्या एक सक्सेसर लाना है, वो भी क्यूशी के साथ में। तो वो कहती है कि हाँ हाँ, बहुत ज़्यादा ठरकी हो तुम तो बहुत जल्दी समझ जाते हो, लेकिन रुको, मैं किसी काम से जा रही हूँ। और फिर ये दोनों यहाँ पे निकल पड़ते, इन्हें नहीं पता रहता वो कहाँ गई। हिमारी क्यूशू से लड़ाई करने के लिए आ चुकी रहती है, और ये बात किसी को भी नहीं पता थी, यहाँ तक कि यूटा को भी नहीं पता रहती है ये बात। क्यूशा तो बहुत खुश होती है, कहती है कि वाह चलो फाइनली तुम यहाँ पे आ ही गए, अब मैं तुम्हें अपने हाथों से हरा सकती हूँ। लेकिन हिमारी फिर यहाँ पे अपना मुंह चलाने लगती है, क्योंकि वो जानती थी क्यूशो को वैसे हराया जा सकता है। तो क्यूशो भी यहाँ पे थोड़ी सी भड़क जाती है, और वो कहती है कि तुम तो वही बिल्ली हो ना जो अपने मास्टर के आगे पीछे घूमा करती थी। हाँ, मुझे पहले ही पता चल गया था, लेकिन मैंने तुम्हें मारा नहीं, क्योंकि उस वक्त तुम इनकी फैमिली की गार्डियन थी। मगर अब मेरे पास पूरा हक है, क्योंकि इस लड़ाई में मैं तुम्हें मार भी सकती हूँ। क्यूशू को तो पूरा गुस्सा आ रहा होता है, और फिर ये हमला करती है, मगर ये इस हमले से बच जाती है और बताती है कैसे मेरी फैमिली को सबसे लो लेवल का माना जाता है, और मैं सबसे ताकतवर फैमिली बन के दिखाऊंगी। तभी हिमारी कहती है कि मुझे भी अपने मास्टर जैसा बनना, उनके जैसा काइंड हार्टेड बनना है, इसलिए मैं सोचती थी कि हमेशा उनके साथ रहूंगी और मैं तुम्हें उनके पास नहीं आने दूंगी। लेकिन ये क्या, ये तो भाई फायर कर देती है, और इसके अंदर क्यूशू की पावर भी रहती है, और ये चीज़ उसके ऊपर असर कर जाता है, यहाँ तक कि इसका तलवार भी इसके हाथ से छूट जाता है और वो जल चुका रहता है। क्यूशू कहती है कि अब तुम नहीं बच सकते हो, एक काम करो तुम मॉन्स्टर में बदल जाओ। क्यों, तुम मॉन्स्टर में बदल रही हो ना। अब ये मॉन्स्टर में बदल रही होती है, और यूटा को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कभी भी कि ये मॉन्स्टर में वैसे बदले, और ये अपने ऊपर से आपा खो रही होती और सोच रही होती मुझे इसे मार देना चाहिए, उसके मन की आवाज़ रहती है। काफ़ी गुस्से में आती तो है क्यूशू के पास में, और कहती कि हाँ इंसानों को नुकसान पहुंचाओ, लेकिन अचानक से इसे यूटा की याद आती है और भाग जाती है। बाद में यहाँ यूटा कहता है कि क्या, अरे यार किसी ने देखा हिमारी को, लेकिन वो लोग कहते हैं कि नहीं, हमने तो उसे बिल्कुल भी नहीं देखा, आखिर वो कहाँ पे है। तो यूटा को बहुत अजीब लगता है कि भाई सुबह से आखिर वो कहाँ पे गायब हुई है। तभी उसे कुछ आवाज़ आती है ऊपर से, और फिर फौरन वो भाग के जाता है तो देखता है कि वो वहाँ पे बेहोश पड़ी हुई थी, और उसकी हालत भी बहुत ज़्यादा ही खराब थी, यहाँ तक कि कपड़े भी बहुत ज़्यादा फटे हुए रहते हैं, क्योंकि वो एकदम बरसक मोड में आ गई थी। उसके बाद वो उसे पूरा चेंज करके एकदम बढ़िया से सुला देता है। यहाँ पे ये अभी बेहोश होती है, और वो सोच रहा था कि आखिर इसने खुद से लड़ाई करने की कोशिश क्यों की। मैंने इसे पहले भी मना किया था कि इसे खुद से लड़ाई बिल्कुल भी नहीं करनी है, लेकिन ये मेरी बात कभी भी नहीं मानती है, और ये तो भाई बहुत आराम से सोई हुई रहती है, बहुत ही ज़्यादा आराम से। और दूसरी तरफ सोच रही होती है रिंगो की यार मुझे क्या उनकी मदद करनी चाहिए, लेकिन मुझे अच्छी तरीके से याद है कि उन लोगों ने कहा था कि मैं एक इंसान हूँ नॉर्मल, और मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कर सकती उन लोगों के लिए, लेकिन फिर भी मैं कुछ तो कर ही सकती हूँ ना। और फिर ये अपना बड़ा सा नहीं छोटा सा दिमाग लड़ाने लगती है कि आखिर मैं उनकी किस तरीके से मदद कर सकती हूँ। और दूसरी तरफ जो क्यूशू रहती है वो अपने बॉडीगार्ड को बोलती है कि सब चीज़ संभाल लोगे ना। तो वो बंदा कहता है कि अरे मैडम आपने 18 गोलियां फायर की, और आपको इतनी गोलियां फायर नहीं करनी चाहिए थी, लोगों को पता चल जाएगा। लेकिन वो कहती है कि तुम किस लिए हो बे, तुम्हारा काम इन सभी चीज़ों को संभालना, तो जाओ और जाके सभी चीज़ों को संभालो। इधर बाद में दिखते हैं कि कैसे हिमारी को यहाँ पे होश आ चुका रहता है, और वो देखती है कि यूटा पास में ही रहता है, और यूटा को उसकी बहुत फिक्र हो रही थी, लेकिन वो कहती है कि नहीं आप मुझे सज़ा दीजिए, मेरी वजह से ये सब हुआ है, मैंने बहुत कुछ कर दिया, आपने मुझे मना किया था लेकिन फिर भी मैंने कर दिया। मगर यूटा कहता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सब चीज़ बिल्कुल ठीक कर दूंगा। लेकिन यहाँ पे तो हिमारी को अपने ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, वो अपने आप को माफ़ बिल्कुल भी नहीं कर पा रही होती, क्योंकि उसका स्वॉर्ड भी गुम चुका था। अब वो बताती कि कैसे क्यूशू की पावर अभी भी इसके अंदर है, तो वो एक गोली खाने वाली है जिससे उसकी पावर सारी चली जाएगी क्यूशू की जो भी इसके अंदर है। मगर ये बहुत ही अजीब बिहेव करने वाली है, इसलिए वो यूटा को कहती है कि तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो। मगर यूटा कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाने वाला हूँ। तो कहती है कि ठीक है। जब वो गोली खाती है तो देख सकते हैं ऐसी ऐसी हरकतें करने लगती है, बिल्कुल बिल्ली वाली, और इसे तो एलर्जी रहती है, तो एलर्जी पूरा एकदम फैल गया रहता है। और यूटा सोच रहा होता है कि रख तेरी की, मुझे नहीं पता था कि ऐसा होने वाला। और जब सुबह होता है तो सब चीज़ बिल्कुल ठीक हो चुका रहता है, और उसे काफ़ी अच्छा महसूस भी हो रहा होता है। लेकिन यूटा उससे कहता है कि मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि तुम इन सभी चीज़ों से दूर रहोगी, ये मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ। अब ये सुन के हिमारी एकदम हैरान हो जाती है कि आखिर मास्टर आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, मैं नहीं रहूंगी तो आपकी रक्षा कौन करेगा। लेकिन वो कहता है कि नहीं, अभी मैं सब चीज़ खुद ही संभालने वाला हूँ। इधर हमें दिखाया जाता है कि यूटा फाइनली पहुंच चुका रहता है क्यूशू की जगह पे, और दूसरी तरफ हमें एक व्हाइट बैडी घोस्ट को दिखाया जाता है, और ये भी एक मॉन्स्टर रहती है। आपको तो पता है कि हिमारी की स्वॉर्ड डिस्ट्रॉय हो चुकी है, तो वो यहाँ पे उसे दूसरा स्वॉर्ड देने के लिए आई रहती है, और इसके पास बहुत सारे स्वॉर्ड्स रहते हैं। तो जैसा कि बताया गया है कि ये स्वॉर्ड वाली एक भूत है, यानी मॉन्स्टर, तो देख सकते हैं कि इसके पास सही में भाई बहुत ज़्यादा ही स्वॉर्ड्स रहते हैं। और बाद में हमें दिखाया जाता है कि कोई इसके पीछे चिप लगा देता है, इसे पता नहीं चलता है। और फिर क्यूशू के पास आता है तो बहुत ही घबरा गया रहता है, और वो कहती है कि क्या हुआ, इतना ज़्यादा तुम घबरा क्यों रहे हो। लेकिन ये बहुत घबराया हुआ रहता है कि कहीं क्यूशू इसे ही ना मार दे। ये आराम से बैठ के यहाँ पे इधर उधर देख रहा होता है, और वो कहती है तो फाइनली तुम यहाँ पे मुझसे मिलने के लिए आ ही गए। और वो इससे बहुत ही ज़्यादा चिपकने की कोशिश कर रही होती है, कुछ ज़्यादा। वो तुरंत ही
इसके पीछे जो डिवाइस लगाया गया था उसे हटा देती और उसे तोड़ देती और बताती कि किस तरीके से इसका पीछा किया जा रहा था, इसलिए इसने इसे तोड़ दिया है। तो अब यहाँ पे मेन मुद्दा उठता है। वो पूछती है कि तुम यहाँ पे इसलिए आए हो ना मुझे ज्वाइन करने के लिए, मतलब तुम उन सभी को मार दोगे। मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ ना? लेकिन ये कहने लगता है कि नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, हिमारी और वो सभी लोग वैसे बिल्कुल नहीं है जैसा तुम सोच रही हो, वो लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, तो प्लीज़ ऐसा कुछ भी मत करो यार, कोई भी बुरा नहीं है। कुछ कुछ होता है मैं मानता हूँ, और मुझे ये बात भी पता है क्योंकि मुझे ये बात शिजुका ने पहले ही बता दी थी कि तुम आखिर मुझसे मैरिज क्यों करना चाहती हो, क्योंकि तुम लोग को एक ऑफस्प्रिंग चाहिए जिसके पास हम दोनों की पावर हो। अब ये सारी बात सुन के क्यूशु का एकदम दिमाग सनक गया रहता है पूरी तरीके से, बहुत गुस्सा आता है उसे। क्यूशु काफी गुस्से में आती है और वो अपने चाकू से इसके ऊपर हमला कर देती है। यूटा कह रहा होता है ये तुमने क्या किया, लेकिन वो कहती है कि तुम पहले से काफी बदल चुके हो, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली हूँ। वो हमला करती है लेकिन इसकी पावर एक्टिवेट हो जाती है और ये सीधा बचपन में पहुंच जाता है, अपनी बचपन की यादों में। लेकिन ये तो यहाँ गिर रही होती है जहाँ बचपन में इसने बोला था कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ काम कर लूंगी, बहुत ज्यादा बोलने के बाद में। और यूटा कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैं तुम्हें कभी भी कुछ भी नहीं होने देने वाला। लेकिन अभी यहाँ पे तो ये होता है कि वो नीचे गिर चुकी रहती है और यूटा रो रहा होता है क्योंकि उसकी वजह से अब क्यूशू की मौत हो चुकी है, क्योंकि ये लोग काफ़ी ज़्यादा ऊपर वाले फ्लोर में रहते हैं और यहाँ से अगर कोई गिरता है तो जाहिर सी बात है कि वो बिल्कुल भी नहीं बच सकता है। लेकिन ये क्या, क्यूशू तो जिंदा रहती है और वो कहती है तुम मेरी इतनी फिक्र कर रहे थे और तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी आसानी से मारी जाऊंगी? हाँ मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि तुम मेरी इतनी ज़्यादा चिंता करते हो, मुझे तो लगा था कि तुम बिल्कुल बदल चुके हो, लेकिन नहीं, तुम तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो। अब यहाँ पे वो बताती है कि ठीक है मैं तुम्हारा साथ दूंगी, मैं किसी के ऊपर कोई भी हमला नहीं करने वाली हूँ। तो यूटा यहाँ पे काफ़ी खुश हो जाता है और कहता है कि वाह बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर भी ये काफ़ी गुस्से में रहती है और उसके काफ़ी क्लोज आती है, लेकिन तब तक हिमारी आ जाती है और कहती है कि दूर रहो, मैंने सब चीज़ देख लिया है, तुम जानबूझ के हमारे मास्टर के पास में जाना चाहती थी। हाँ, मुझे सब चीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से पता है, तो तुम ज़्यादा एक्टिंग वैक्टिंग बिल्कुल मत करो। लेकिन क्यूशू भी कम नहीं रहती है और फिर से यहाँ पे दोनों का बोल बच्चन वाला लड़ाई शुरू हो गया रहता है बहुत ही तेजी के साथ। दूसरी तरफ हमें जंगल के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे सारे मॉन्स्टर्स भाग रहे होते हैं और बहुत तो मारे जा चुके रहते हैं। ये पता नहीं कौन है, क्या ये एक डीमन स्लेयर है या फिर ये एक डीमन है जो कि सारे मॉन्स्टर्स को मारते जा रही है, मगर इसके अंदर से जो ऑरा है वो बहुत ही ज्यादा भयंकर दिख रहा है। जैसा कि आप देख सकते, टीचर आज सभी को बाहर लेके आई थी ताकि ये लोग अपना मनपसंद का जो भी हो ड्राइंग कर सके, और सबको खुली आज़ादी रहती है तो सब लोग को जाना रहता है और उन्हें मस्त मस्त ड्राइंग बनाना रहता है। मगर जो हमारे प्यारा यूटा का दोस्त होता है वो तो हिमारी के पीछे पड़ गया था कि वो उसकी ड्राइंग बनाएगा, बिल्कुल टाइटैनिक वाला डिजाइन में ड्राइंग बनाएगा। तुम लोगों को बताया ना कौन सा ड्राइंग बनाया था। लेकिन यहाँ पे तो वो कहती है कि नहीं, मैं तो यूटा के साथ जाऊंगी और बिल्कुल वही टाइटैनिक वाला पोज दूंगी जो उसने सोफे पे दिया था। तो उसी को लेके भाई वो बहुत ही ज़्यादा अजीब बिहेव करने लगता है और बहुत कुछ सोचता है। उसके बाद देखते हैं कि हिमारी यहाँ फूलों की तस्वीर ले रही थी और फूलों को सूंघ रही थी। असल में उसे फूल बहुत ज़्यादा पसंद है और वो मेमोरीज क्रिएट करने के लिए ऐसे मोबाइल का यूज़ करती है ताकि फ़ोटो रख सके। बताओ, डीमंस के पास भी अपना एक अलग मोबाइल, अलग ही सर्वर है उनका सभी का। तो यहाँ पे वो चाहती थी कि जो यूटा है वो उसकी तस्वीर बनाए, इसलिए वो कहती है कि मैं चाहती हूँ आप एक अलग पोज में तस्वीर बनाए। तो धीरे धीरे करके देख देगी वो अपने कपड़े उतार देती है और कहती है कि मास्टर मेरी तस्वीर बनाइए। मगर जो यूटा रहता है वो एकदम घबरा गया रहता है और नाक से खून निकल जाता है। दूसरी तरफ जो रिंको रहती है वो भी ऐसा करती है मगर ये भाग जाता है। और फिर इधर हमें दिखाया जाता है कि कैसे शिजुका यहाँ पे आ चुकी थी और वो आती है तो भाई सब लोग देख के कहते हैं अरे वाह तुम तो मॉडल हो, चलो तुम्हारी तस्वीर बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे तो उसे ज़रूरी बात करनी रहती है, वो भी हिमारी और यूटा से, क्योंकि वो एक बहुत बुरा चीज़ होने वाला है जिसके बारे में पहले से इसे मॉन्स्टर्स ने बता दिया है। असल में बहुत सारे मॉन्स्टर्स यहाँ पे मारे जा चुके रहते हैं और तब हिमारी को दिखाया जाता है और इसे भी। तो यहाँ पे ये लोग जा रहे होते यूटा को ढूंढने के लिए, लेकिन इसके पीछे से हम देखते पुरानी वाली मॉन्स्टर आ जाती है और दोस्ती जैसा बिहेव कर रही थी। यहाँ पे इसे वही विंड वाले मॉन्स्टर ने पकड़ लिया रहता है। आपको याद होगा ना, पहले जो विंड मॉन्स्टर आई थी मारने के लिए वही वाली है। और कहती है कि तो तुम लोगों ने क्या क्या किया है, और फिर वो बताता है कि हमने बस किस किया है। तो फिर ये कहती है अच्छा तो मुझे लगता है कि और कुछ ज़रूरी है, और ये इसे किस करते हुए हिप्नोटाइज कर रही होती है और पूरी तरीके से एकदम हिप्नोटाइज कर ही लेती है। क्योंकि जो यूटा है नॉर्मल इंसान है फिलहाल के लिए और अपनी पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, तो वो एकदम फंस जाता है। और इधर दिखाया जाता है कि कैसे इनके बीच में अब मुसीबत आ चुकी रहती है और ये लोग यूटा को ढूंढते ढूंढते यहाँ पे आ चुके रहते हैं। और वो कहती है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली हूँ, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे यंग मास्टर का ब्लड पिया बिल्कुल वेम्पायर की तरह। तो वो कहती है कि हाँ मैंने पिया, क्योंकि अब बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। असल में प्रॉब्लम ये है कि अचानक से बहुत सारे मॉन्स्टर्स मारे गए हैं और किसी को नहीं पता है कि आखिर किसने उन सभी को मारा है। पता नहीं वो मॉन्स्टर है या फिर कोई डीमन स्लेयर, इसीलिए ये तो अपनी पावर बढ़ा रही है। लेकिन तब तक यहाँ पे हमें उस बॉडीगार्ड को दिखाया जाता है और ये क्यूसुक का ही वही बंदा रहता है। वो कहता है यहाँ पे इन लोगों को कैफे में ले आया रहता है और बहुत दिन से बात करना चाहता था। तो ये इन लोगों को बताता है कि कैसे एक डीमन है और उस डीमन ने पूरा आतंक मचा के रखा हुआ है और वो बहुत सारे डीमंस को मार रहा है।
अब ये बात किसी को नहीं पता रहता है कि कौन डीमन है और कौन किसे क्यों मार रहा है, मगर ये चाहता था कि यूटा उसकी मदद करे। मगर जब तक हिमारी उसके साथ में रहती है वो ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि हिमारी बार बार मना कर रही होती है, कहते हैं कि नहीं मास्टर, और वो तो हिमारी की ही बात मानेगा, इसलिए उसकी बात से इनकार कर रहा होता है। लेकिन फिर ये बढ़ा चढ़ा के बताने लगता है कि कैसे सभी के ऊपर खतरा आ सकता है और कैसे क्या क्या हो सकता है। लेकिन हिमारी कहती तुम और क्यूसुई क्यों नहीं निपट लेते हो, वैसे भी तुम तो उसके बॉडीगार्ड हो ना। तो कहता है कि देखिए मेरा काम है सुपर नेचुरल पावर से जो चीज भी होती है उन सभी से सारे ह्यूमंस को हटाना, कि किसी को कुछ भी पता ना चले। लेकिन यहाँ पे चीजें बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है और यूटा बात को ध्यान से अब सुनने लगता है, क्योंकि चीजें सही में बहुत ज्यादा ही बिगड़ चुकी रहती है। और वो बताना शुरू करता है, बहुत कुछ बताता है इसके बारे में। और फिर यूटा जब ध्यान से उसकी बातों को सुन लेता है तो वो डिसीजन लेने लगता है कि ठीक है, अगर हो सके तो हम लोग आपकी मदद जरूर करेंगे। तब तक वहां पे एक डीमन को दिखाया जाता है, और ये कब आई रहती है किसी को नहीं पता लगता है, क्योंकि इतनी ज्यादा पावरफुल रहती है कि इसका प्रेजेंस किसी को भी नहीं पता लगा था जब तक सब लोगों ने इसे अपनी आंखों से देख नहीं लिया था। और यहाँ पे एक और डीमन भी रहता है, इसका प्रेजेंस के बारे में भी किसी को नहीं पता रहता, और ये भी बहुत ज्यादा ही खतरनाक डीमन रहता है। तो ये बोलता है अच्छा तुम लोग तो बहुत ज्यादा कमजोर दिख रहे हो, और फिर ये अचानक से हिमारी को मारता भी है। उसकी हालत एकदम से खराब हो जाती है और फिर बाकी लोग जाते हैं मारने के लिए, लेकिन ये क्या भाई, सबको पकड़ के धून दिया जाता है। हिमारी भी जाती है, हमला एकदम बेकार हो जाता है पूरी तरीके से। यहाँ पे डीमन लॉर्ड कह रहा होता है बताओ तुम्हें किसे मारना है, तो वो तो देख रही होती यूटा की तरफ, लेकिन नहीं भाई, उसका असली शिकार हिमारी रहती है, क्योंकि वो यूटा की तरफ जाएगी तो हिमारी जरूर आएगी। और होता बिल्कुल वैसा ही है। वो कहती है नहीं यंग मास्टर मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा, लेकिन वो तो भाई सही पकड़ के इसे काटने लगती है। और फिर हमें ये पता लगता है कि ये 9 टेल फॉक्स है। असल में जो डीमन वर्ल्ड में 3 सबसे ताकतवर स्पिरिट होती है, 9 टेल फॉक्स उसमें से तीसरे स्थान पे होती है। और ये बात क्यूशू बता रही होती है, क्योंकि वो यहाँ पे आ चुकी रहती है। और जब वो आ गई रहती है तो वो 9 टेल फॉक्स भी उससे दूर हो जाती है। और वो जो बंदा है वहां सामने खड़ा हुआ है वो कोई और नहीं बल्कि डीमन लॉर्ड है, यानी सबसे ताकतवर डीमन। हालांकि इनकी पावर अभी तक सील है, इसलिए ये लोग कुछ नहीं कर सकते, और ये लोग बाकी मॉन्स्टर्स को मार के उनकी एनर्जी को इकट्ठा कर रहे हैं ताकि ये लोग स्ट्रॉन्ग बन सके। और कुशु मारने के लिए तैयार रहती है, मगर वो कहता है कि नहीं नहीं नहीं, आज मैं लड़ने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। हम लोग लड़ेंगे मगर आज नहीं, किसी और दिन लड़ा जाएगा। और ये बात वो बहुत ही फॉर्मल तरीके से कह रहा होता है, और उसके बाद वो दोनों गायब हो जाते हैं। यहाँ पे ये पकड़ता है हिमारी को और कहता है तुम ठीक तो हो ना। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि किस तरीके से काया पता लगा रही होती है 9 टेल फॉक्स और डीमन लॉर्ड के बारे में। वो लोग बहुत ज्यादा ताकतवर रहते हैं। उतनी देर में शिजुका वहां पे आके उसे बता देती है। आगे हमें दिखाया जाता है कि ये बंदा भाई, ये जो बॉडीगार्ड है ना, ये इन दोनों से मिलने के लिए आया रहता है। हालांकि इन दोनों के पास अपनी फुल पावर अभी तक नहीं रहती है, मगर ये बंदा पक्का कुछ ना कुछ खिचड़ी पका रहा है, क्योंकि ये बंदा हमेशा मॉन्स्टर्स यानी डीमन से नफरत करता था, तो कुछ पक्का रहा है। और इधर हमें हिमारी को दिखाया जाता है, तो वो रिपोर्ट सुनने के लिए आई रहती है, जहाँ पे ये डीमन उसे रिपोर्ट बताती है कि कैसे उन लोगों ने जहाँ जहाँ डीमंस को मारा है वो जगह एकदम बंजर हो गई है और इंसान भी वहां पे नहीं रह सकते हैं। देखो, डीमंस और इंसान एक साथ रहते हैं तभी दुनिया चल सकती है, और जहां जहां उन लोगों ने डीमंस को मार दिया है वहां की जमीन रहने लायक नहीं है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। तो वहां एकदम पूरा बेकार हो चुका है जमीन रहने के लिए, और सब चीज भी वहां पे बर्बाद हो रहा है, इसलिए कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता है। तो इन्हें कुछ ना कुछ करके डीमंस को बचाना पड़ेगा, और क्यूशू भी इसका साथ देने के लिए रेडी रहती है यहाँ पे। असल में क्यूशू तो ये चाहती थी कि किसी तरीके करके वो यूटा की पावर को अवेकन कर दे, जो कि व्हाइट लाइट है। आपको तो पता ही है उसके पावर के बारे में, वो कितना ज्यादा खतरनाक है, मगर वो ऐसे ही एक्टिवेट थोड़े कर सकता है, उसके लिए उसे प्रैक्टिस चाहिए। इसलिए वो कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी, मगर क्या तुम मेरी मदद कर पाओगे। वो लोग यूटा की मदद करने के लिए बहुत कुछ ट्राई करते हैं, जैसा कि आप सब देख सकते हैं कैसे वो लोग उसे बहका रहे होते हैं और इसकी पावर बढ़ाना चाहते हैं, मगर पावर की जगह कुछ और ही बढ़ रहा होता है। और शायद तुम लोगों को बताने की जरूरत नहीं है कि आखिर वो चीज़ क्या है, क्योंकि ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा टिपिकल हो जाती है। सब लोगों ने उसे ऐसे पकड़ के रखा हुआ रहता है। हालांकि हिमारी को गुस्सा तो आ रहा होता है, मगर वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। ऊपर से जो रिनको रहती है वो जब आके देखती है तो उसे गुस्सा आता। और इधर बाद में हम देखते हैं कि ये प्रैक्टिस कर रही थी, मगर इसकी स्वॉर्ड तो पहले खराब हो चुकी थी। तो अब ये सोचती है कि मैं क्या करूं, लेकिन तब तक क्वाशा आ चुकी रहती है और वो कहती है कि ये लो तुम्हारी स्वॉर्ड, मैंने उस वक्त तुम्हारी स्वॉर्ड को वापस से अपने पास में रख लिया था। तो यहाँ पे उसे उसकी पुरानी स्वॉर्ड तो मिल चुकी है, और वो देखना चाहती थी कि उसकी स्वॉर्ड ठीक हालत में है या फिर ठीक हालत में नहीं है, क्योंकि लड़ाई के बाद तो हालत जाहिर सी बात है कि उसकी हालत खराब ही होने वाली है, और सही में हालत खराब रहती है। तो इसे एक आइडिया आ जाता है, क्योंकि इनके पास एक और डीमन है जो कि स्वॉर्ड को पूरी तरीके से बना सकती है, और हिमारी अगर अपनी असली स्वॉर्ड से नहीं लड़ेगी तो उसकी पावर बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगी, क्योंकि वो उतना अच्छे से लड़ नहीं पाएगी। तब तक आइडिया आ जाता है और वो डीमन भी आ जाती है, जो कि इनके साथ ही थी अभी, क्योंकि सभी डीमंस को मारा जा रहा है। तो सब लोग अभी हमारे
यूटा के साथ में ही रहते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि भाई वो आग लगाती है और फिर पूरा स्वॉर्ड को बढ़िया से बना देती है, लेकिन जब इसने आग लगाया था तब सबकी हालत इसने काफ़ी ख़राब कर दी थी, सब लोग जल गए थे। लेकिन अब पूरी तरीके से स्वॉर्ड भी ठीक हो चुकी है और अब हिमारी लड़ भी सकती है, लड़ने में मज़ा आएगा। आगे हमें दिखाया जाता है जो क्यूशु का पूरा प्लान था, और इधर अब ये बता रहा होता है कि कैसे इसे लड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं है, क्योंकि एक तो वो डीमन किंग के ऊपर से वो नाइन टेल फॉक्स जो कि टॉप 3 डीमंस में सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है, और ये नहीं चाहता है कि किसी से भी ऐसे लड़ाई हो। मतलब ये नॉर्मल रहना चाहता है, इंसान और मॉन्स्टर्स मतलब साथ में रह सकते हैं, आखिर इसमें बुराई ही क्या है। तो ये चीज़ रिंको कह रही होती है कि सब चीज़ तुम्हारे जैसा नहीं ना होगा, जैसा तुम चाहोगे वैसा हो जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे ये लोग भी आ चुके रहते हैं, जहाँ पे शिजुका और काया उसे बता रहे होते हैं कि किस तरीके से उन लोगों ने अपनी पावर और भी ज़्यादा बढ़ा ली है, और फिर उनके बारे में बताना शुरू करते हैं कि बहुत साल पहले तुम्हारे पूर्वजों ने उन्हें सील किया था, मगर अब उनका सील टूट चुका है, तो वो लोग वापस से पावरफुल बनने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें वो लोग बहुत कुछ करेंगे। और वो लोग कोई नॉर्मल डीमंस तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उन्हें मारने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और बहुत ज़्यादा एफर्ट भी लगने वाला है। ये लोग उन्हें सील ही कर दे, यही उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात होने वाली है, मगर किस तरीके से करेंगे ये तो ये लोग खुद नहीं जानते। आगे हमें दिखाया जाता है कि ये अब मन बना चुका था, क्योंकि पहले ये सोचता था कि नहीं, मुझे नहीं लड़ना चाहिए, मैं लड़ूंगा तो प्रॉब्लम में फंस जाऊंगा, लेकिन नहीं, अब ये सोच रहा है कि अगर सबको बचाना है तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर सारे डीमंस मर गए तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली जो भी कहो इंसान भी मारे जाएंगे। इसलिए अब ये पूरा अपना मन बना चुका रहता है, और सब लोग यहाँ पे काफ़ी खुश रहते हैं, खास करके क्यूशु बहुत खुश रहती है, मगर जो हिमारी रहती है वो खुश नहीं रहती है, क्योंकि इससे उसके मास्टर की जान पे बन आ सकती है। इसलिए वो रात में एक बहुत ही भयंकर प्लान बनाती है। दूसरी तरफ जो क्यूशु थी वो अपने बॉडीगार्ड को फ़ोन करती, क्योंकि उसका बॉडीगार्ड उसे दिखा नहीं था और वो जानती थी कि ये पक्का कुछ ना कुछ खिचड़ी पका रहा है। तो इसलिए वो कहती कि अगर तुम कुछ भी करने की कोशिश करते हो तो याद रखना, मैं तुम्हें अपने हाथों से ही मार दूंगी। मगर वो बॉडीगार्ड कहता है कि नहीं नहीं, मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस आराम से हूँ। तो क्यूशी कहती है कि यही तुम्हारे लिए बढ़िया बात रहेगा। लेकिन तब तक हम देखते हैं ये दोनों डीमंस आ चुके रहते हैं, और इन लोगों ने एक प्लान बनाया रहता है कि कैसे। ये कहता है तुम्हें जितने डीमंस को मारना है तुम मार दो, मैं इसमें कुछ भी इंटरप्ट नहीं करने वाला हूँ, बस इंसानों को कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन इस गधे को पता नहीं रहता है इनडायरेक्टली इंसान भी खतरे में आएंगे। लेकिन यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कैसे ये आ चुकी रहती है और कहती है कि मास्टर मैं आपको कुछ भी नहीं होने देने वाली हूँ, मैं अकेले उनका सामना करूंगी। और अपने पुराने पलों को ये याद कर रही होती कि किस तरीके से जब ये पहली बार यूटा से मिली थी, अब उसे अपना इंसानी रूप दिखाया था और क्या क्या इनके बीच में हुआ है। इसलिए वो कहती है मास्टर मैं जा रही हूँ। लेकिन तब तक यूटा इसके बीच में आ जाता है और कहता है कि आखिर तुम कहाँ पे जा रही हो। ये देख के हैरान हो जाती है कि अरे यूटा यहाँ पे क्या कर रहा है, क्योंकि अभी बहुत रात हो गई, इसे तो सोना चाहिए था। मगर यूटा कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, मैंने तुमसे ये कहा था ना कि तुम्हें रहना है मेरे साथ में, तुम मेरी बॉडीगार्ड हो और जब तक मैं तुम्हें ऑर्डर ना दूं तब तक तुम मेरे पास में ही रहोगी। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, कुछ भी नहीं होने वाला है मुझे, मैं हूं ना यहाँ पे तुम्हारी रक्षा करने के लिए और तुम मेरी रक्षा करने के लिए। तो ये इमोशनल हो जाती है, उसके पास आती है और भाई डायरेक्ट किस होने वाला रहता है, मगर बीच में क्यूशु आ जाती है, सारा मामला यहाँ पे ठंडा पड़ जाता है और फिर इनके बीच में अब लड़ाई होना शुरू हो चुकी रहती है। जैसे जैसे इनके बीच में रहता है कि एक बॉडीगार्ड है, एक फियांसे है और बाकी सभी लोग भी यहाँ पे आ चुके रहते हैं, तो बहुत ही बड़ा ब्लंडर हो जाता है यहाँ पे। लेकिन सब लोग काफी ज्यादा यहाँ खुश। ये लोग यूटा को सिखाने की कोशिश तो कर रहे थे मगर वो अच्छे से सीख ही नहीं पाता है। तभी रिनको के दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना हम इसे वापस से उसी जगह पे ले जाए जहाँ पे इसका बचपन बीता था, क्योंकि अगर ये उस जगह पे जाएगा तो हो सकता है इसे कुछ याद आ जाए और ये अपनी पावर को भी अवेकन कर पाए। सबको ये आइडिया काफी ज्यादा बढ़िया लगता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो सकता है कि हम लोग उसे वहां पे ले जाए तो उसे कुछ ना कुछ याद आ जाएगा। दूसरी तरफ हमें इन लोगों को दिखाया जाता है और ये बॉडीगार्ड आके इन्हें सब बता देता है कि वो लोग क्या क्या प्लान कर रहे हैं। तो ये लोग कहते हैं अच्छा तो ऐसी बात है। तो डीमन किंग कहता है ठीक है, उनका प्लान शुरू होने से पहले ही मैं उसे फेल कर दूंगा। और नाइन टेल फॉक्स से ही पूछता है तो उसे भी ये प्लान काफी अच्छा लगता है, क्योंकि इन लोगों ने एक प्लान बनाया रहता है। ये लोग अपनी पावर का इस्तेमाल करके पूरे शहर को कैप्चर कर लेते हैं और नॉर्मल इंसान गायब हो जाते हैं यहाँ से, मतलब वो दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो जाते हैं और ये लोग उसके जाल में फंस जाते हैं। मतलब ये लोग एक ऐसे एरिया के अंदर फंसे हुए हैं जहाँ पे ये लोग कुछ भी भाग नहीं सकते हैं, कुछ भी कर नहीं सकते हैं। रिनको यहाँ पे बस एक नॉर्मल इंसान है, मतलब बाकी सब तो मॉन्स्टर्स है या डीमन स्लेयर है, लेकिन लिज भी बहुत कमजोर मॉन्स्टर है। इसलिए काया को जिम्मेवारी मिलती है कि कैसे न कैसे करके उन्हें इन दोनों को बचाना होगा। तब तक हम देखते हैं कि नाइन टेल्स वहां पे आ चुकी रहती है। उसके आने के भाई माहौल एकदम पूरा खतरनाक बन चुका रहता है, सबको डर लग रहा होता है, लेकिन नाइन टेल्स एकदम जोश में रहती है क्योंकि वो तो यहाँ पे खाने खिलाई रहती है, किसी न किसी को तो खाना ही पड़ेगा। मगर इतनी आसानी से वो खा थोड़े पाएगी क्योंकि यहाँ पे रहते हैं बहुत सारे मॉन्स्टर्स जिसका सामना बड़े मॉन्स्टर्स होने वाला है। हिमारी के हमले का कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता उसके ऊपर में, यहाँ तक कि कोई असर ही नहीं पड़ रहा होता है, वो उसके बैरियर को बिल्कुल भी नहीं तोड़ पाती है।
आराम से वो बस एकदम एक जगह पे खड़ी हुई रहती है और हिमारी एकदम हमला पे हमला करती है, मगर कुछ तो होता ही नहीं है। उल्टा वो तो फेंका जाती है, तब क्यूशु हमला करती है और ये सब मिलके एक एक करके हमला कर रहे होते हैं, मगर कुछ फायदा ही नहीं हो रहा होता है। फिर से वापस से हमला होता है, मगर भाई कुछ भी नहीं हो पा रहा होता। ये तो दूरी से देख रहा होता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि आ जाती है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा होता है। ऊपर से तो हिमारी को ही चोट लग चुकी रहती है। यहाँ पे तो इनका प्लान बहुत ही जबरदस्त चल रहा होता है, मगर हमें ये बताया जाता है, डीमन किंग सोचता है कि हाँ, इस बेवकूफ इंसान को क्या लगता है कि मैं इसका साथ दूंगा। इसे क्या लगता है मैं इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बल्कि इंसान तो हमारे दुश्मन होते हैं और इंसानों को तो मारना हमारा फर्ज ही है, क्योंकि मैं एक डीमन लॉर्ड हूँ और इंसान मेरे सामने कुछ भी नहीं है। तो इन कीड़ों मकोड़ों को तो मैं मसल के ही रहूंगा। लेकिन ये बॉडीगार्ड तो सोच रहा था कि डीमन किंग उसका साथ देगा, लेकिन अभी तक उसे ये नहीं पता रहता है कि डीमन किंग जब चाहे तब उसे धोखा दे सकता है, उसे मार भी सकता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि ये तो और खतरनाक हो चुकी रहती है, क्योंकि ये तो एकदम पास में आ गई रहती है और एकदम बोरिंग सा लग रहा होता है इसे। लेकिन फिर ये कुछ देख रही होती है, इसे कुछ अच्छा लग रहा होता है हिमारी के अंदर, क्योंकि अगर ये चाहती तो हिमारी को अब तक मार सकती थी या कुछ कर सकती थी, मगर ये कुछ करती बिल्कुल भी नहीं है। वो बस उसे ऐसे ही चिढ़ाने की कोशिश कर रही होती है और हिमारी गुस्सा आ रहा होता है, मगर वो निकल नहीं पाती है। फिर ये हमला करती है और सबकी हालत खराब, एक एक करके सबको मारना यहाँ पे शुरू हो चुका रहता है। कितनी भी ये लोग कोशिश कर रहे होते, कुछ भी फायदा नहीं होता है। यहाँ तक कि यूटा को नुकसान जब वो पहुंचाती है तो हिमारी को बहुत गुस्सा आता है। वो अपने डेविल वाले फॉर्म में आने वाली रहती है, मगर रुक चुकी थी। इसके बाद वो यूटा को पकड़ती है। जब वो यूटा को पकड़ती है तो हिमारी अपने डेविल वाले फॉर्म में आ रही होती है, क्योंकि जब भी उसके मास्टर के ऊपर कोई खतरा होगा तो उसका बर्सर्क मोड एक्टिवेट हो जाएगा। इसलिए वो हमला करती है, मगर बच जाती है और उसे अपने मास्टर का बात याद आ जाता है, तो वो अपने बर्सर्क मोड से भी ऑफ हो जाती है। यूटा ने उससे कहा था कि इस मोड में कभी भी नहीं आना है। आगे हमें दिखाया जाता है कि कैसे ये कह रही होती कि मास्टर आप ठीक तो है ना, मगर यहाँ पे कुछ देख लिया रहता है नाइन टेल ने, इसलिए वो कहती है कि ठीक है, अभी के लिए तो मैं तुम लोग को जाने दे रही हूँ। और फिर वो अचानक से वहां से जाने लगती है, कुछ बोलती नहीं है और यही इनके पास में मौका रहता है। इन्हें जल्दी से जाकर उस चीज को हासिल करना पड़ेगा, उसकी पावर को अवेकन करवाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे तो इनकी हालत काफी ज्यादा खराब रहती है और ये दोनों सोच रहे होते हैं कि हाँ, हमारा प्लान तो सक्सेसफुल हो गया, तो वो लोग यहाँ पे बैटल को खत्म करना चाहते हैं। डीमन किंग का प्लान तो कुछ और रहता है और बॉडीगार्ड अभी तक ये समझ नहीं पाया रहता है कि डीमन किंग उसके साइड नहीं है। और यहाँ पे अब यूटा भी लड़ने को रेडी हो चुका था, क्योंकि वो जानता था कि ये सब उसी की वजह से हो रहा है। हालांकि सब लोग उससे मना करते हैं, क्यूशू भी मना करती है और हिमारी भी मना करती है, सब लोग मना कर रहे होते हैं, मगर अब उसे समझ में आ चुका था सभी को जो चोटें लगी है इसकी वजह से लगी है। क्योंकि अगर ये अपनी पावर को अवेकन कर लेता तो अभी तक ये उन दोनों को हरा दिया होता, मगर नहीं, ऐसा तो होता ही नहीं है। इसलिए वो अब पढ़ने लगता है कि कैसे पावर को अवेकन किया जाए। लेकिन हिमारी यहाँ पे अलग ही गम में रहती कि मैं अपने मास्टर को बचा भी नहीं पा रही हूँ, ना ही कुछ कर पा रही हूँ। तब तक वहां पे आ चुकी रहती है रिनको और वो कहती है कि मैं तुम्हें यह ढूंढ रही थी कब से, तुम आखिर यहाँ पे क्या कर रही हो। और फिर ये बताने लगती है कि देखो, मैं भी नहीं चाहती हूँ कि जो यूटा है वो लड़ाई करे, क्योंकि उससे चोट लग जाएगी। लेकिन अब इसमें क्या ही किया जा सकता है, क्योंकि उसे ही करना है, जो करना उसे ही करना है, क्योंकि वही एक है जो हरा सकता है। हिमारी कहती तुम ये बात बिल्कुल सही तो कह रही हो, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ऐसा करना जरूरी है, क्योंकि मैं भी जानती हूँ कि वो कितने अच्छे हैं। और यही कह के वो जाने लगती है। आगे हमें दिखाया जाता है क्यूशू को, इसे पता चल गया था कि इसका बॉडीगार्ड भी इन सभी के पीछे पड़ा हुआ है, तो वो कॉल कर देती है और कहती है कि देखो, तुम जो चीज़ करने चाहते हो ना, ये बिल्कुल भी तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगी। मैं उसका बॉडीगार्ड कहता है कि मैं ये इंसानियत के नाते ही कर रहा हूँ, लेकिन इस बंदे को नहीं पता रहता है कि जल्दी डीमन किंग इसे धोखा देने वाला है। तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस में रहता है और क्यूशू भी इसे समझाती है कि उसका साथ मत दो, वो घटिया इंसान है, वो कुछ भी कर सकता है, मगर ये मानता कहाँ। और जब हिमारी जा रही होती है तो वो बचपन की बातों को याद कर रही होती कि कैसे ये दोनों एक साथ में थे, और सोचती कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है, अगर मैं और भी ज़्यादा स्ट्रांग रहती तो उन्हें चोट नहीं लगती। और फिर ऐसे करके ये नदी के पास आ जाती है और फिर इसे कुछ पावर का एहसास होता है, क्योंकि यहाँ पे नाइन टेल्स आ चुकी थी और यहाँ पे डीमन किंग भी आ चुका था और यहाँ पे होने वाली है फाइनल बैटल। फिर वो हमला करती है तो मगर कुछ भी होता नहीं है, वो तो बड़े आराम से भाई से मार रही होती है, जैसे कि कोई एकदम मक्खी को उड़ाता है ना, बिल्कुल वैसे ही उड़ाते जा रही होती है। फिर वो अपने पहले की बातों को याद कर रही होती है कि कैसे उसने बोला था कि मास्टर, मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगी। और यूटा को भी पूरा भरोसा रहता है हिमारी के ऊपर में, इसलिए तो उसने अभी तक अपनी पावर को अवेकन नहीं किया है। लेकिन ये तो भाई गुस्से में अपने बरसक मोड में आ चुकी रहती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक मोड रहता है, जैसा आप देख सकते हैं। क्योंकि जब ये बरसक मोड में आ जाती है तो कितने भी खतरनाक मॉन्स्टर रहते हैं सबको मार डालती है। लेकिन नाइन टेल फॉक्स तो यही चाहती थी, क्योंकि वो चाहती थी कि जब ये अपने फुल पावरफुल मोड में हो तब मैं इसे खाऊं, और जब मैं इसे खाऊंगी तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन जाऊंगी। और इनका इम्पैक्ट सबको पता चल चुका रहता है कि वहाँ लड़ाई हो रही है और ये लोग काफ़ी लेट हो चुके हैं। और इसकी तो हालत भाई बहुत ही ख़राब हो रही होती, कितना मारने की कोशिश करती है मगर मार ही नहीं पाती है, बहुत जोर का हमला हो रहा होता है इसके ऊपर में। लेकिन फिर देखते हैं कि फुल ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, ये अपने लेजेंडरी मोड में आ चुकी है, जहाँ तक का इसका फाइनल फॉर्म होता है। और ये देख के तो भाई काफ़ी डीमन लॉर्ड खुश हो जाता है कि भाई ये तो कमाल का है। और नाइन टेल्स भारी पड़ रही होती है, यहाँ पे इन्हें समझ में नहीं आता है, लेकिन ये क्या उल्टा हो चुका रहता है यहाँ पे। अब ये अपना पूरा काबू खो चुकी रहती है और डीमन किंग कहता है तो तुम ही उठाओ ना, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। देखो,
वो तुम्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश में अपना काबू खो चुकी है। लेकिन ये सब सुन के यूटा को और बुरा लग रहा होता है, तो रिंको कहती कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे नहीं पता है कि तुम लोग कब से जी रहे हो या फिर कितने सालों से तुम लोग जिंदा हो, लेकिन मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि वो बहुत ज़्यादा पसंद करती है यूटा को, और वो उसे प्रोटेक्ट नहीं कर रही है क्योंकि वो उसे प्यार करती है, इसलिए वो उसे प्रोटेक्ट कर रही है। वो सिर्फ इसे प्रोटेक्ट नहीं करती है, वो उससे बहुत प्यार करती है, इसलिए ये सब कर रही है। और फिर तो यहाँ पे दिखाया जाता है कि नाइनटेल्स उसे पकड़ लेती है और वो उसे खाने की कोशिश करती है ताकि उसकी पूरी पावर अपने अंदर समा सके। मगर इतना आसान थोड़े ना है कि हिमारी को कोई ऐसे भी खा जाए, क्योंकि वो अपने फाइनल फॉर्म में रहती है और भाई सही में इसका मुंह तोड़ देती है, मारती है। और फिर फाइनली यहाँ पे नाइनटेल्स हार चुकी थी और ये भी अपने बर्सर्क मोड में होती है। यूटा आता है, लेकिन ये क्या, ये तो उल्टा उसी के ऊपर हमला कर देती है। वो तो क्यूशू बचा लेती है। अब इन्हें हिमारी से भी निपटना पड़ेगा क्योंकि वो इन सभी को भूल चुकी है, वो अपने फुल बर्सर्क मोड में आ चुकी है। इसे रोकना तो भाई बहुत ही ज्यादा मुश्किल है क्योंकि ये लोग चाह के भी इसे रोक नहीं सकते, ये बात ये लोग खुद भी जानते हैं। और देख सकते हैं कि कैसा भयंकर भवंडर यहाँ पे चला रहे जा रहा है, बहुत ही भयंकर भवंडर हो रहा होता है। कुछ भी ये लोग कर ही नहीं पा रहे होते, मतलब जैसे तैसे। और ये आती है तो देखती है कि ये क्या हुआ है, उसने अकेले ही इन सभी को हरा दिया है। मतलब हिमारी कितनी ज्यादा स्ट्रांग बन चुकी है अपने लेजेंडरी फॉर्म में, और ये चीज तो डीमन किंग भी जानता था। तो ये कहता है अरे तुम क्या कर रहे हो, लेकिन तब तक तो ये उसे बेहोश कर देता और कहता है कि बेकार इंसान, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अब वो अपने बर्सर्क मोड में आ चुकी है और यही तो मेरा सबसे अच्छा हथियार है। जो यूटा रहता है उसे याद आता है एक बात, और वो उसकी स्वॉर्ड को ले लेता है और कहता है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी हिमारी, तो मैं तुम्हारे दो टुकड़े कर दूंगा। सब सुन के हैरान हो जाते हैं कि आखिर तुम ये क्या बात कर रहे हो, आखिर तुम हिमारी को मारने की बात कैसे कर रहे हो, क्योंकि ये हिमारी का स्वॉर्ड रहता है तो इसके हाथ में आके ये और भी ज्यादा स्ट्रांग बन चुका है, भले इसने अपनी पावर को अवेकन ना किया हो। और सारी बातों को याद करते हुए वो कहता है कि आ जाओ। वो आती है, लेकिन हम देखते हैं कि अपनी तलवार फेंक देता है, उसे गले लगा लेता है। उसने पूरा कस के हिमारी को पकड़ लिया था, वो कुछ कर ही नहीं पा रही थी और कहता है कि प्लीज हिमारी तुम वापस आ जाओ, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, प्लीज़ तुम वापस आ जाओ। और हिमारी भी धीरे धीरे करके अपने सेंसेस में वापस आ जाती है और इसका भी पावर अवेक हो चुका है, मतलब ये डीमन स्लेयर बन चुका है। मगर जो हमारा डीमन लॉर्ड रहता है वो भी अलग ही फॉर्म में यहाँ पे आ चुका रहता है, क्योंकि उसे काफ़ी गुस्सा आता है कि इसने हिमारी के बर्सर्क मोड को ऐसा कर दिया है, इसलिए वो अपने डीमन फॉर्म में आ चुका रहता है। मगर हिमारी रहती है ना बचाने के लिए, हिमारी भी अपने फुल फॉर्म में आ चुकी रहती है। और ये जो इसका नया फॉर्म रहता है ये इसे यूटा से मिला हुआ रहता है, मतलब इसमें भी डीमन स्लेयर की पावर आ जाती है और सीधे उड़ा देती है हाथ। मगर ये वापस से हमला करता है और इस बार तो भाई इसके दो टुकड़े कर डालती है भयंकर वाला। फाइनली यहाँ पे सब चीज़ खत्म हो चुका है। ये लोग कहते हैं कि चलो अब घर हम लोग वापस चलते हैं, मगर हिमारी कहती है कि तुम लोग जाओ, लेकिन मैं नहीं आ सकती हूँ तुम लोग के साथ में, क्योंकि मेरा काम था मास्टर का बॉडीगार्ड बनना और अब उन्होंने अपनी पावर को अवेक कर लिया है, तो मेरा यहाँ पे कोई भी काम नहीं है। क्यूशू तो काफ़ी खुश हो जाती है, लेकिन वो कहती है कि चलो तुम अपनी पावर अवेक करो। तो मगर ये तो पावर ही अवेक नहीं कर पा रहा होता है, ऐसा इसलिए क्योंकि पावर अवेक करने के लिए इसे हिमारी की जरूरत थी, इसलिए अब सभी लोग इसके साथ ही रहते हैं, बैडीज के साथ में मज़े कर रहा होता है। लेकिन इसके दोस्तों को फिक्र हो रही थी भाई, स्कूल वाले दोस्तों को, तो वो लोग मिलने के लिए आते हैं, तो ये लोग देखते हैं बैडीज के साथ में मज़े कर रहा है, तब तो भाई ये लोग फुल ऑन फायर हो चुके थे। और बस इसी के साथ में हमारा ये वाला सीरीज यहीं पे ख़त्म हो जाता है। बताना तुम सभी को कि आखिर इसमें से तुम्हारी फेवरेट बैडी कौन सी थी। वैसे सही बोलो तो हिमारी और क्यूशू में बहुत भयंकर वाला टक्कर है। हाँ, दोनों काफ़ी कमाल के हैं और दोनों के मेलन्स भी काफ़ी ज़्यादा कमाल के हैं, मतलब मानना पड़ेगा दोनों में बहुत ज़्यादा खूबियाँ हैं, बहुत बड़ी बड़ी खूबियाँ हैं, मैं तुम लोग को क्या ही बताऊँ। वैसे तुम लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पे न्यू तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। बहुत मुश्किल से मैं तुम लोग के लिए वीडियो लेके आ पाया हूँ क्योंकि मेरा शेड्यूल काफ़ी ज़्यादा बिजी चल रहा है, फिर भी तुम लोग के लिए मेहनत करके मैं वीडियो ला रहा हूँ। और हाँ, ये जो लोग हैं जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है, तुम लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया है उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, तुम लोगों ने मुझे ज्वाइन किया।